हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्टार्ट करेंगे हमारे आज के सेशन को, जो एग्रीकल्चर ज्योग्राफी का सेकंड पार्ट और लास्ट पार्ट भी होगा। कल हमने ज्योग्राफी को शुरू किया था और शुरू करने के साथ साथ हमने डिस्कस कर लिया था ज्योग्राफी में कि इंडिया की अगर बात करेंगे तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ एंड सेंट्रल पार्ट किस तरह का है, कहां पे हिल्स है, कहां पे प्लेन्स है, कहां पे सेंट्रल एरिया है या फिर कहां पे प्लेट्यू स्ट्रक्चर है, कहां पे डिजर्ट हमने डिस्कस किया था। आपको मैंने बताया था कि रेड कलर की सैंड आप राजस्थान के अंदर देखेंगे, जबकि आपकी गुजरात के अंदर सैंड आपको व्हाइट कलर की मिलेगी। व्हाइट डिजर्ट जो है आपको गुजरात के अंदर दिखेगा। एंड सेम जो राजस्थान और गुजरात का डिजर्ट है उसे हॉट डिजर्ट कहा जाता है। बट अगर बात करते हैं एक और यूटी की, उस यूटी के अंदर भी डिजर्ट है जिसे कोल्ड डिजर्ट के नाम से जाना जाता है। क्या आप जानते हैं कि राजस्थान और गुजरात में तो काफी गर्मी होती है, तो ये तो कोल्ड यानी ठंडा रेगिस्तान नहीं हो सकता। बट देयर इज वन अनदर यूटी इन इंडिया जो कोल्ड डिजर्ट के लिए फेमस है। वहां बहुत सारे लोग घूमने भी जाते हैं। डेफिनेटली आप उसका नाम जानते हैं। वो पहले स्टेट का पार्ट था बट रिसेंटली यूटी बन गया, जिसे लेह लद्दाख के नाम से जाना जाता है। चलिए कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये वाला पार्ट और ये वाली चीजें हमने कल के सेशन में डिस्कस करी थी। वापस आ जाते हैं और आपको याद करवा दूं सबसे लास्ट के अंदर हमने क्या डिस्कस किया था। सबसे लास्ट के अंदर हमने डिस्कस किया था कल के सेशन में अबाउट मॉनसून। मॉनसून के अंदर दो बातें हमने डिस्कस की थी। क्या की थी? एक तो डिस्कस किया था कि मॉनसून की बात जब करते हैं तो मॉनसून जो है वो क्या है, रिवर्सल ऑफ विंड्स है कि विंड रिवर्स होकर वापस आती है हर साल। उसी टाइम पे बारिश होती है। साउथ वेस्ट मॉनसून जब स्टार्ट होता है तो केरला को बारिश देता है। केरला के अंदर वो 1 से 3 जून के आसपास आता है और फिर सो और नॉर्थ इंडिया के अंदर जुलाई तक पहुंच जाता है। इसके बाद हमने नॉर्थ ईस्ट मॉनसून की बात करी थी कि नॉर्थ ईस्ट मॉनसून नॉर्थ ईस्ट स्टेट को बारिश नहीं देता। पहले तो एक्सट्रीम नॉर्थ जम्मू कश्मीर को बारिश देता है, उसके बाद वो मेजरली तमिलनाडु को बारिश देता है। तो जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु मेन स्टेट है जिससे बारिश मिलती है, जिनको बारिश मिलती है, और बाकी तमिलनाडु के साथ कर्नाटक और आंध्र को भी थोड़ी बहुत बारिश मिल जाती है। उसके बाद हमने वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात करी थी। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात करेंगे तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जैसा कि नाम में वेस्टर्न लगा हुआ है, एंटर तो करता है इंडिया में कहां से, वेस्टर्न साइड से। लेकिन डिस्टर्बेंस वेस्टर्न साइड में क्रिएट नहीं करता, वो नॉर्दर्न साइड में ज्यादा क्रिएट करता है। नॉर्थ इंडिया के अंदर ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। क्यों करता है? क्योंकि वेस्टर्न साइड से एंटर करता है तो वेस्टर्न साइड से राजस्थान और पंजाब वाला जो पार्ट है वो प्लेन एरिया है, वहां से हवाएं निकल जाती है। हालांकि वहां भी बारिश होती है, वहां भी उससे डिस्टर्बेंस हो सकते हैं, बट मेजरली डिस्टर्बेंस होती है हिमालयन रीजन के अंदर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहां पे डिस्टर्बेंस करता है तो हिमालयन रीजन के अंदर करता है। उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड के बाद अगर बोलूंगा तो हिमाचल के अंदर, हिमाचल के बाद अगर बोलूंगा तो जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में क्लाउड बस्ट होकर नुकसान होना वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बहुत बार उसके रिस्पांसिबल होता है। केदारनाथ 2013 के अंदर जो इंसिडेंस हुआ था उसके लिए कौन रिस्पांसिबल था? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस रिस्पांसिबल था। तो उसके नाम में ही डिस्टर्बेंस है बिकॉज़ हर बार क्या करता है, डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। ओके, अब ये तो हो गया, हमने ये वाला पार्ट कल डिस्कस किया था। इसके बाद हमें जो डिस्कस करना था वो डिस्कस करना था अबाउट अल नीनियो एंड ला नीनिया। ये अल नीनियो ला नीनिया क्यों बोला जाता है? क्योंकि स्पेनिश वर्ड है तो वैसे तो आप इसे अल नीनियो ला नीनिया कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन हो गया। बट हां, अगर स्पेनिश की बात करेंगे तो स्पेनिश के अंदर क्या होता है जी, स्पेनिश के अंदर इसे अल नीनियो और ला नीनिया कहा जाता है। तो अल नीनियो और ला नीनिया का मतलब क्या है, ये होता क्या है, इसको समझने के लिए अपने पहले बात कर लेते हैं किसकी, बात कर लेते हैं लो प्रेशर की। लो प्रेशर जानते हो आप क्या होता है? हां बिल्कुल आप जानते हैं। लो प्रेशर की बात करेंगे तो लो प्रेशर वाले केस में क्या होता है। ओके, लो प्रेशर की जब बात करेंगे दो तरह के प्रेशर होते हैं, एक होता है हाई प्रेशर, एक होता है लो प्रेशर। आपने अक्सर चूल्हे से धुआं निकलता हुआ देखा होगा, प्रेशर कुकर की विसल को बजते देखा होगा। ये जो धुआं है ग्रेविटी कारण नीचे जाता है क्या, या प्रेशर कुकर से विसल निकलती है, क्या वो ग्रेविटी कारण नीचे जाती है? नहीं सर, वेपर निकलते हुए ऊपर ही हमने जाते हुए देखा है। हमने स्मोक जो है धुआं जो उसको ऊपर जाते ही देखा है। ये पेन को मैं छोड़ूंगा तो क्या ये भी ऊपर चला जाएगा? नहीं, ये तो ग्रेविटी कारण नीचे चला जाएगा। लेकिन वो जो धुआं है और वो जो वेपर है वो गर्म है। गर्म हवा जो होती है, जो हॉट विंड्स होती है, वो हमेशा क्या होती है, ऊपर जाती है। अब आराम से सोचिएगा, क्या सोचिएगा, जो आप पानी पीते हैं जिस बोतल से, मान लेते हैं बोतल आधी भरी है पानी की, तो बाकी आधी जगह पे क्या होता है, एयर होती है। अब अगर आप सारा पानी पी लेंगे तो वहां पे सारी एयर आ जाएगी और दोबारा से बोतल भर देंगे तो सारी एयर वहां से चली जाएगी। तो जहां खाली जगह होती है वहां एयर उसको भर देती है। ये बात तो सारी समझते हैं। अब अगर मैं बात करूं गर्म हवा ऊपर जाती है, जब गर्म हवा ऊपर जाएगी तो भैया गर्म हवा के ऊपर जाने से क्या होगा, किसी और हवा को वहां आना पड़ेगा। तो समझने के लिए बोलो कि जहां तुम बैठे हो यहां से गर्म हवा क्या ऊपर जा रही है, अगर यहां से गर्म हवा ऊपर जा रही है तो क्या ऊपर से हवा नीचे भी आएगी? ऑब्वियसली यस है ना, आएगी। तो ऊपर से हवा क्या होगी जी, ऊपर से हवा नीचे आएगी। अब जब ऊपर से हवा नीचे आएगी तो कौन सी वाली आएगी, ठंडी हवा आएगी। तो जो हॉट विंड्स होती है वो ऊपर जाती है और हॉट विंड्स की जगह को रिप्लेस करने के लिए जो कोल्ड विंड है वो कहां पे होती है, वो नीचे आ जाती है। अब हॉट विंड जो ऊपर जा रही है, ऊपर जाके क्या होगा, ऊपर जब जाती है कहां पे, ट्रोपोस्फेयर के अंदर। तो ट्रोपोस्फेयर वाला कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही है, कौन सा कॉन्सेप्ट, लेफ्ट साइड का, कि ऊपर जब जा रहे हैं तो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर टेम्परेचर जो वो क्या कम होता जाएगा। तो नीचे गर्म हवा जब ऊपर जा रही है, ऊपर टेम्परेचर कम है, तो वापस क्या होगा, जो मॉइस्चर ऊपर गई है, जो हवा के साथ मॉइस्चर गई है, उसका कंडेंसेशन होगा और कंडेंसेशन होकर वापस से क्लाउड फॉर्मेशन होकर बारिश आ जाएगी नीचे। तो ये बात ध्यान रखिएगा, जो बारिश होती है अक्सर जो हाई रेनफॉल होती है वो किन एरियाज में होती है, वो लो प्रेशर वाले एरिया में होती है। आप मुझे बता दो, गर्मियों के अंदर जो कोस्टल एरिया है वहां पे हैवी रेनफॉल होती है कि नहीं होती है? अगर होती है तो उसका कारण है कि वहां पे लो प्रेशर जनरेट हो चुका है। लो प्रेशर जो है वो आंधियां तूफान लेके आता है, लो प्रेशर जो है हैवी रेनफॉल लेके आता है, बिकॉज़ लो प्रेशर में हवा ऊपर जा रही है, गर्म ठंडी नीचे आ रही है। इस रिप्लेसमेंट के चक्कर में वहां पे डिस्टर्बेंस होती है। तो डिस्टर्बेंस के साथ हमेशा कौन जुड़ा हुआ है, लो प्रेशर जुड़ा हुआ है। लो प्रेशर हमेशा किसके साथ जुड़ा हुआ है, वो जुड़ा हुआ है आपका किसके साथ, लो प्रेशर डिस्टर्बेंस के साथ जुड़ा हुआ है। हाई प्रेशर जनरली विंटर टाइम होता है, सर्दियों के अंदर ठंडी हवाएं होती है सारी की सारी, तो ये मूवमेंट हो ही नहीं होती। तो सर्दियों में कितना शांत होता है आप बताओ, नवंबर दिसंबर के अंदर आंधियां तूफान, हाई रेनफॉल, टोरेंशियल रेनफॉल, साइक्लोन, ये सब आते हैं नहीं, ये सब गर्मियों के दिनों में आता है। तो याद रखिएगा, प्रॉब्लम लो प्रेशर क्रिएट करेगा, आंधियां तूफान भी यही लेके आएगा, और जो हाई रेनफॉल है वो भी कब जनरेट होगा, हाई रेनफॉल भी इसी टाइम पे जनरेट होगा जब वहां पे क्या होगा, लो प्रेशर। लो प्रेशर वाली कहानी सबको समझ आ गई। ओके, अब लो प्रेशर आपको समझ आ गया तो अब मुझे आपको जो अगला पढ़ाना है वो पढ़ाना है मुझे अल नीनियो और ला नीनिया। इसीलिए मैं आपको लो प्रेशर बता रहा था। आपको ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही समझ जाओगे, बहुत अच्छे से समझ जाओगे, बट 10 मिनट का समय लग जाएगा समझने के लिए। तो समझने के लिए पहले आपको बस इतना ध्यान रखना होगा कि अल नीनियो और ला नीनिया जो है ना, ये स्पेनिश वर्ड है। अल नीनो का मतलब होता है लिटिल बॉय और ला नीनिया का मतलब होता है लिटिल गर्ल। मैं कोई जजमेंट नहीं दूंगा, आपसे पूछना चाहता हूं, अगर मैं आपसे पूछूं अच्छे कौन होते हैं, बॉयज के गर्ल्स, अच्छे किसी भी सेंस में ले लीजिए, बताइए कौन होते हैं। वो अलग बात है, लड़के बोलेंगे लड़कियां अच्छी होती हैं, लड़कियां बोलेंगे लड़कियां अच्छी होती हैं, पर कोई लड़की ऐसे नहीं कहेगी कि लड़कियां अच्छी होती हैं, बट काफी सारे लड़के कहेंगे लड़कियां अच्छी होती हैं। तो ओवरऑल वी कैन से कि लड़कियां अच्छी होती हैं, है ना। आप चैट के अंदर देखिए, मैं नहीं कह रहा हूं ये वाली बात भाई, मैंने बोला लड़कियां अच्छी होती हैं कि लड़कियां, तो मेजॉरिटी देख लो, मेजॉरिटी गर्ल्स वाली है। तो अभी के लिए ये मान लो भाई साहब, मान लीजिए लड़कियां अच्छी होती हैं, बाकी तुम भी अच्छे हो भैया सारे के सारे, पर मान लो लड़कियां अच्छी होती हैं। वो इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज़ लड़कियां अच्छी हैं, तो ये वाला कांसेप्ट जो है ना ला नीनिया, ये कांसेप्ट अच्छा माना जाता है। एंड जो अल नीनो है ये कांसेप्ट बुरा माना जाता है। अब अच्छा बुरा क्यों है, क्योंकि ये क्या करेगा, जो ला नीना होगा, ला नीनिया जो होगा, ये आपके यहां पे क्या लेके आएगा, सफिशिएंट रेनफॉल लेके आएगा, हाई रेनफॉल लेके आएगा। लेकिन ये क्या करेगा, ये वाटर स्कैरसिटी को प्रमोट करेगा, फ्लड वगैरह, फ्लड नहीं सॉरी, ड्रॉट वगैरह आने शुरू हो जाएंगे, प्रोडक्शन जो है एग्रीकल्चर का वो खत्म हो जाएगा और उस साल वहां पे क्या होगा, फैमिन आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो लड़का नेगेटिव है भैया, है ना। तो लड़का जो है वो कौन है, अल नीनियो है। अल नीनियो नेगेटिव ईयर माना जाएगा, ला नीनिया जो है वो पॉजिटिव माना जाएगा इंडिया के लिए।
अब माइंड में आता है कि सर ये होता क्यों है। अब ये होने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। किसको समझना पड़ेगा, अर्थ को। अगर आप अर्थ को जानते हैं तो सब लोगों को पता है हमारी अर्थ जो स्फेरिकल शेप के अंदर है, इस अर्थ पे क्या है जी 71% पार्ट पे तो पानी है एंड 21 रिमेनिंग 29% पार्ट पे क्या है, लैंड है। 71% पे पानी है, 29% पार्ट पे क्या है, लैंड है। अब अगर पानी की बात मैं करूंगा तो आप मेरे पीछे पानी को देख पा रहे हैं। सर कहां, अरे भाई ये देखो हनी सिंह की क्लास में लेते हैं आप लोग, वो हनी सिंह ने लेक्चर में कहा था ना आज ब्लू है पानी पानी, तो ये देखो भाई हनी सिंह ने बताया था कि आज ब्लू है पानी पानी, तो सारा पानी पानी ब्लू है। और दीपक सिंह क्लास में बताया, दीपक सिंह तो नहीं भाई तुम्हारा है ना, ये बता रहा है कि आज व्हाइट है बर्फ बर्फ, ब्लू है पानी पानी, और जो बर्फ है भैया व्हाइट व्हाइट। मैप के अंदर जहां आपको ये सफेद सफेद दिखता है ना, ये सारी आइस होती है। जहां ब्लू ब्लू दिखता है ये सारा क्या होता है, ये पानी होता है। और जहां पे ग्रीन ग्रीन दिखता है वो पेड़ होते हैं। और जहां ऐसे भैया सारा चिट्टा चिट्टा दिखता है ना, मतलब सफेद सफेद दिखता है, ये सारा का सारा क्या होता है भैया, डेजर्ट होता है। ये देखो वेस्टर्न सहारा लिखा हुआ है, इसको किसी का सहारा नहीं है भाई साहब, ये ऐसा सहारा बेसहारा हो गया ना, ये सारा यहाँ पे रेगिस्तान है, ना कोई हरियाली है भाई साहब, ना कोई यहाँ पे पानी है, ना कुछ और है। तो ये जो है ये डेजर्ट है। अब बात किसकी कर रहे हैं, है ना, अब बात कर रहे हैं हम आपके किसकी, अल नीनियो और ला नीनिया की। तो अल नीनियो और ला नीनिया समझाने के लिए मैं आपको वर्ल्ड टूर पे लेके चलता हूं। और चलिए घूमने के लिए कहां चलेंगे, पेरुवियन कोस्ट पर चलेंगे। कहां जाने वाले हैं हम पेरुवियन कोस्ट पर जाने वाले, साउथ अमेरिका के अंदर। रेडी हो ना, चलो फिर देखो कितनी जल्दी पहुंचा दिया आपको। तो ये पेरुवियन कोस्ट आपको दिख रहा है, ये कोस्टल एरिया है, देख रहे हो भैया, इधर ये कोस्ट है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सारा है ब्लू पानी पानी, वही हनी सिंह वाला। तो ये जो पेरुवियन कोस्ट है ना, यहाँ पे क्या होता है समझाता पूरा डिटेल में, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ क्या होता है, यहाँ लो प्रेशर जनरेट होता है। लो प्रेशर कब जनरेट होगा, लो प्रेशर जनरेट होगा जब वहां पे क्या होगी, जब वहां पे गर्मी होगी। गर्मी आ गई है, लो प्रेशर जनरेट हो गया, पानी जो है वो वेपर बन के ऊपर जा रहा है, पानी जो है वेपर बन के ऊपर जा रहा है, पानी वेपर बन के ऊपर जा रहा है। और हवाएं जो है वो इस साइड चल रही है ना, हवाएं जो है वो इस साइड चल रही है, सही चल रहा है सब कुछ, हवा इस साइड चल रही है, पानी जो ऊपर जा रहा है, बहुत सारा पानी जो इवेपोरेट होता है। अब समुद्र है ना यार, समुद्र में किसी एक जगह से पानी ऊपर जाएगा उड़ के, तो नीचे वाला पानी ऊपर भी तो आएगा। नीचे वाला पानी ऊपर आता है ना, उस प्रोसेस को कहा जाता है अपवेलिंग। एक बार रिपीट करना, क्या बोलते हैं इसे कहा जाता है अपवेलिंग। तो अपवेलिंग की प्रोसेस से क्या होता है, अपवेलिंग की प्रोसेस से नीचे का पानी ऊपर आता है, और नीचे का पानी ऊपर आने से क्या हो जाता है, मछलियां जो बहुत सारी नीचे के वो भी आ जाती है। और मछलियों के ऊपर आने से पेरुवियन कोस्ट जो है यहाँ पे अच्छा खासा फिशरीज का बिजनेस होता है, $1 मिलियन का बिजनेस है जो पेरुवियन कोस्ट करता है। ये खुश है, बारिश ज्यादा नहीं हो रही है क्योंकि पानी ऊपर तो जा रहा है उड़ के, लेकिन हवा भी चल रही है ना, तो क्लाउड यहाँ से मूव कर रही है, क्लाउड यहाँ से क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो यहाँ अच्छा खासा साउथ अमेरिका के अंदर बारिश कम होती है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ फिशरीज का बिजनेस हो रहा है, बढ़िया बिजनेस हुआ, ये लोग खुश है। अब हवा इधर चल रही है, इधर अगर आप जाओगे थोड़ा सा मैं इसमें आपको घुमाता हूँ और इधर घूमते घूमते जाओगे तो जरा देखना, ये है तो सारा का सारा क्या पानी, इधर पानी है, हवाएं चल रही है पानी के ऊपर ऊपर से, कोस्ट के ऊपर ऊपर से। और इधर जाओगे तो अब आपको सामने इंडिया दिखेगा, वो देखो इंडिया के आसपास हम आ रहे हैं। सर कैसे आ रहे हो, ये देखो, ये फिलीपाइंस, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, थाईलैंड, थाईलैंड से आगे आप देखिए ये अपना भारत महान आ गया। तो उधर से हवाएं इधर आ रही थी, जब हवाएं आएंगी तो साथ में क्लाउड्स को लेके आएंगी, क्लाउड्स को लेके आएंगी तो इन एरियाज के अंदर, ये जो यहाँ पे आसपास वाले एरिया है यहाँ बारिश होगी। अपने को आसपास से कुछ नहीं लेना, अपने इंडिया की बात करते हैं, अपने यहाँ पे बारिश होगी। ये वाली जो मैंने आपको प्रोसेस समझाई, बताओ ये बॉय है कि गर्ल है, मतलब ये वाली जो प्रोसेस मैं समझा रहा था, क्या ये अल नीनियो है कि ला नीनियो, क्योंकि उधर उनका मछली वाला कारोबार बढ़िया चला है ना, इधर क्या हुआ, इधर अपना बारिश वाला काम बढ़िया होगा, एग्रीकल्चर बढ़िया होगी, प्रोडक्टिविटी बढ़िया होगी, सब सही चलेगा। ये लड़की वाला कांसेप्ट है, गर्ल होगी। अब गर्ल को आपने क्या बोला था, अल नीनियो के ला नीनिया। देखिए गर्ल की बात करेंगे तो आपको याद होगा आपने अल नीनिया कहा था, ये देखिए है ना, इसे आपने अल नीनिया सॉरी ला नीनियो कहा था, ला नीनिया कहा था आपने लिटिल गर्ल को। तो ये लिटिल गर्ल जो है ला नीनिया, तो वो जो ईयर मैंने अभी आपको समझाया वो क्या हुआ, वो ईयर हुआ अपने आप में कौन सा, ला नीना, ला नीना ईयर हो गया, सब बढ़िया रहा। अब अपोजिट करते हैं, अब लड़की को भगाते हैं और लड़के को लेके आते हैं, है ना, किसको लेके आएंगे, नेगेटिव पार्ट को लेके आएंगे। अब अल नीनो को लेके आएंगे। अल नीनो वाले केस में अपोजिट हो जाएगा यार, क्या अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि ये जो अल नीनो ला नीनो हो रहा है ना, ये अनयूजुअल वेदर की, अनयूजुअल ओशन की वार्मिंग से हो रहा है। ओशन की वार्मिंग मतलब समुद्र गर्म होने पर ऐसा होता है। अनयूजुअल ओशन की क्या होती है, वार्मिंग। अब यूजुअल होती तो हर साल सेम ही होता, लेकिन अनयूजुअल हो जाती है। कैसे अनयूजुअल होती है, क्या आपको याद है अभी मैं आपको कहां लेके गया सर, पेरू लेके गए थे। तो देखिए आप पेरू जब गए थे इसके उस साइड घुमा के वो ले गया ये यहां पे लिया, ठीक बात है जी। तो पेरू से हवाएं चल रही थी इस तरफ, पैसिफिक ओशन से हवाएं चल रही थी इस तरफ, यहां पे एरिया गर्म हो रहा था, लेकिन जैसा कि मैंने बोला अनयूजुअल वार्मिंग। अब वार्मिंग अपने यहां भी देखा आप लोगों ने, टेंपरेचर बहुत ज्यादा रहा इस बार, है ना। तो अनयूजुअल वार्मिंग होने से इधर ना गर्मी होके भैया पहले ही क्या हो जाता है, वार्मिंग उस साइड होना स्टार्ट हो जाती है। इधर जब वार्मिंग होना स्टार्ट हो जाती है, वही एरिया जो मैं अभी आपको दिखा के गया हूं, है ना, उन एरिया के अंदर जब वार्मिंग होना स्टार्ट हो जाती है तो इधर क्या होता है, इन एरियाज में वार्मिंग होने के कारण हवाएं उधर से इधर नहीं, इधर से उस साइड चलना स्टार्ट कर देती हैं। अब जब इधर से उस साइड चलेंगी हवाएं तो उधर वाली इधर नहीं आ रही है, इधर से उस साइड जा रही है। तो वो जो बादल पिछली बार आए थे जो आपको बारिश देखे थे वो इस बार नहीं आएंगे, हवाएं इधर से उधर चलेंगी तो मतलब आपके यहाँ पे बारिश बहुत कम हो जाएगी, बोलो होगी कि नहीं होगी, आपका तो नुकसान हो गया। अब आगे देखते हैं आगे नुकसान क्या होगा, इधर से हवाएं उधर चलेगी, आपको तो बारिश नहीं मिलेगी, आपका नुकसान तो होगा, लेकिन उधर जब पेरू के पास जाएंगे, है ना, पेरू के पास जब जाएंगे भाई, है ना, पेरू के पास जब जाएंगे तो वहां पे क्या होगा, वहां पेरू के पास जाने पर क्या हो जाएगा, हवाएं उधर जा रही है, वहां पे क्या होगी, वहां पे बारिश होगी। इधर जब बारिश होगी पेरू कोस्ट पे, जब बारिश होगी तो पेरू कोस्ट पे बारिश होने पर क्या हो जाएगा, पेरू कोस्ट पर बारिश होने पर अपवेलिंग की प्रोसेस नहीं होगी। अभी आपको मैंने बताया था अपवेलिंग की बात करेंगे तो अपवेलिंग का मतलब क्या हुआ जी, अपवेलिंग का मतलब पानी का नीचे से ऊपर आना। पर अभी तो बारिश हो रही है, पानी ऊपर से उल्टा नीचे आ रहा है, मतलब इधर नीचे से ऊपर नहीं आ रहा, बारिश वाला पानी समुद्र में आ रहा है, तो मछलियां ऊपर नहीं आएंगी, मछलियां ऊपर नहीं आएंगी तो इनका क्या होगा, कारोबार नहीं होगा। इससे पहले तो मछलियां पड़ी हुई हैं और हमने पढ़ा था इंडिया के अंदर 55% जो फिशरीज कंट्रीब्यूशन है वो कौन सी मछली करती है, डमसल फिश करती है, पेलाजिक फिश करती है, बिकॉज़ डीप सी तो कर नहीं सकती, पर जो ऊपर होंगी वही तो ज्यादा कंट्रीब्यूट करेंगी, तो नीचे वाली मछलियां ऊपर ही नहीं आ रही है। तो इस बार क्या होगा, इनका बिजनेस डूब जाएगा, जो फिशरीज का $1 मिलियन का बिजनेस है वो भी चला जाएगा। तो अपने यहाँ बारिश चली गई और इनके यहाँ फिशरीज का बिजनेस चला गया। ये सब काम लड़के ने करे भैया। लड़का कौन था, अल नीनो था कि ला नीनिया था, इट वाज अल नीनो। तो इसीलिए जो अल नीनो ईयर है वो अच्छा नहीं माना जाता, हर 2 से 7 साल के अंदर ये ईयर रिपीट हो जाता है। और इसी की सबसे बड़ी दिक्कत है, जब ये आएगा तो अपने यहाँ पे ड्रोट होगा, रेनफॉल कम होगी, प्रोडक्टिविटी कम होगी, और तो पेरुवियन कोस्ट पे साउथ अमेरिका वाली साइड बारिश ज्यादा हो जाएगी, जिससे क्या होगा, जिससे सारी दिक्कतें पैदा होंगी, वो भी दुखी हम भी दुखी। और अगर वहां बारिश कम हो तो वहां मछलियां ज्यादा होंगी, वो सुखी, और बारिश हमारे पास आएगी, हम सुखी। तो इसलिए आप लोगों ने बताया था कि सर अच्छा कौन है, अच्छा है गर्ल, जिसे ला नीना कहा जाता है। ला नीनिया ईयर हमारे लिए अच्छा होता है। उम्मीद करता हूं आपको अल नीनो और ला नीनिया जो है ये समझ आ गया होगा। यस लिखिए अगर आपको समझ आ गया तो। कोई कह रहा है सर अपने यहाँ फिश प्रोडक्शन ज्यादा होगा ना, देखो आपको ये बात बोलते टाइम ध्यान रखना चाहिए। क्या ध्यान रखना चाहिए कि अपने यहाँ फिशरीज में 16 मिलियन लोग ही इन्वॉल्व है, मतलब कहूं मोटा मोटा तो सिर्फ और सिर्फ कितने 1.5 करोड़ लोग इन्वॉल्व हैं फिशरीज के अंदर। लेकिन जिस एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी डाउन हो जाएगी उसके अंदर कितने, कंट्री की 54% पॉपुलेशन किसमें भाई साहब, एग्रीकल्चर में है ना। तो 60-70 लाख से ज्यादा लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, सिर्फ 1.5 करोड़ फिशरीज पे डिपेंडेंट है। तो मछलियां तो निकाल लोगे भाई साहब, 1.5 करोड़ का रोजगार तो चल जाएगा, लेकिन 70 करोड़ का रोजगार तो डूब जाएगा ना। तो बताओ मछली इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हाँ होंगी, बिकॉज़ वो जीडीपी के अंदर 1.1% कंट्रीब्यूट करती है, बट एग्रीकल्चर ओवरऑल बोलेंगे तो 17-18% कंट्रीब्यूट करता है। तो बताओ व्हिच वन इज इंपॉर्टेंट, 1% के 18%। एनालिटिकल पावर लेके आइए, चीजों को समझिए, कंफर्म सेलेक्ट हो जाएंगे। आईबीपीएस एएफ एग्जाम में माय डियर, यहां पे आपको थोड़ा सा अपने ब्रेन को हाई लेवल पे ले जाना पड़ेगा, डेटा को आपस में कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी तो क्वालीफाई होंगे, है ना। चलिए वापस आ जाए, आगे चलें।
अरे चश्मा मत पूछो भाई, चश्मा टूट गया और जाने का टाइम नहीं है यार। चौथा दिन है, देखने में भी दिक्कत होती है। पास का तो चलता है लेकिन कमेंट्स बिल्कुल नहीं पढ़ पा रहा हूँ। पर वो दिख रहा है कि एक जैसे 3 वर्ड आ रहे तो ऐसे लिखा रहा होगा, तो टूट गया यार। और जाने का टाइम नहीं है, देखो सुबह क्लास होती है, दोपहर को क्लास होती है, फिर से शाम को 2 क्लास होती है, तो बीच में 2 घंटा गैप कहीं मिल ही नहीं रहा, तो जाने का समय नहीं मिल रहा यार, तो इसलिए काम चलाना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, आगे चलते हैं, है ना। किसी को दे दो प्रेम, कैसे किसी को दे दो भाई, है ना। अपनी चॉइस का होता है ना यार। कल को तुम शादी करोगे, तुम बोलोगे लड़की पसंद करने का टाइम है, बोलो किसी को भेज दो, तो कर लेगा तुम्हारे लिए पसंद नहीं करेगा ना। तो भाई प्रेम तो अपनी मर्जी का लूंगा ना यार, किसी की पसंद का कैसे ले लूंगा यार, खुद को करना पड़ेगा। कल सैटरडे पॉसिबल क्लास नहीं, तो कल जाके लेके आऊंगा यार, क्या किसी को दे दो, ऐसे कैसे दे देगा, है ना। कुछ अपनी लाइफ में चीजें पर्सनल होती है ना, कुछ अपनी प्राइवेसी होती है, तो कुछ लोगों को नहीं दिया जा सकता, खुद भी करना होता है। अब तो रिप्लाई मत करना मेरी बात, मुझे दिख नहीं रहा कमेंट तो क्या लिख रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं। तो हमने अलिनो लानिनो को समझ लिया, इन्फॉर्मेशन मैंने लिख दिया, इसको पढ़ लीजिएगा, थोड़ी सी आपके काम आ जाएगी। बेसिक कांसेप्ट आपके माइंड में आ गया हो तो मैं पढ़ देता हूं इसे। तो यहाँ पे क्या लिखा गया, बोला गया देयर इज अ क्लाइमेट फेनोमेनन। कौन सा फेनोमेनन भैया, जैसे अल नीनो सदर्न ऑसिलेशन यानी एंजो कहा जाता है। एंजो सिस्टम बोथ अल नीनो ला नीनिया जो है वो क्या है, वो एंजो के पार्ट है, वो जो मूवमेंट चल रही है ट्रेड विंड की, एंड हैव सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन द वेदर पैटर्न। अभी हमने देखा वेदर पैटर्न पे कैसा डिफरेंस डालता है ड्यूरिंग अल नीनो सदर्न यूएस। अभी आपको समझा दक्षिण अमेरिका वाला जो पार्ट है सदर्न यूएस एंड गल्फ ऑफ मैक्सिको एंड कनाडा विटनेस वेटर वेदर अल नीनो वाले केस में, है ना। अभी आपको बताया था कि भाई साहब ये वाला अच्छा नहीं होता, क्यों नहीं होता, बिकॉज़ जहां पे वेटर पैटर्न नहीं होना चाहिए, बारिश नहीं होनी चाहिए, वहां पे बारिश हो रही है। एंड पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया एशिया सेंट्रल एंड सदर्न अफ्रीका एक्सपीरियंस ड्रोट, अपनी साइड ड्रोट आ जाता है। तो ये बड़ा खराब कांसेप्ट है। कौन सा, अल नीनो, जहां बारिश नहीं देनी वहां देता है, और जहां देनी है वहां बारिश नहीं देता। हाउएवर ला नीनिया जो है ब्रिंग हेवी रेन इन कनाडा एशिया एंड ड्राई वेदर कहां पे, सदर्न यूएस के अंदर। सदर्न यूएस यही चाह रहा है कि ड्राई वेदर दो, पानी नीचे से ऊपर आएगा तो मछलियां भी आएंगी, तो ये भी ठीक है। हम चाह रहे बारिश दो, हम भी ठीक है, तो इसलिए ला नीना वाला कांसेप्ट अच्छा है। ला नीना जो लिटिल गर्ल है, अल नीनो जो लिटिल बॉय है। अल नीनो ऑसिलेशन से एंजो साइकिल कहा जाता है। होता कब है, 2 से 7 साल के अंदर, लेकिन 2 से 7 साल में कब होगा कुछ नहीं पता, बिकॉज़ चक्कर है अनयूजुअल वार्मिंग। कब गर्म होगा ओशन, इस साइड से हवाएं उल्टी चलना स्टार्ट कर देंगी, तब अपने यहां पे अल नीनो ईयर आ जाएगा। ये वाला मैंने आपको मैप पे दिखा के समझाया कि ये पेरू कोस्ट है और इधर आपका क्या है, इंडिया है। जिस तरह से हवाएं चलती है उस हिसाब से बारिश होती है। चलिए ठीक, तो मॉनसून की बात हमने कर ली, एंड अल नीनो ला नीनो भी आपको समझ आ गया होगा। सिंपल सा कांसेप्ट है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। डिटेल में जाओगे ज्योग्राफी के अंदर तो ऑब्वियसली बड़ा कांसेप्ट है, 1 घंटा लग जाएगा, पर जितना पेपर में आएगा आपको समझ आ गया कि आपके लिए क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है, क्यों होता है और कहां होता है, ये क्लियर हो गया आप लोगों को, हो गया ना, यस और नो। चलो आगे चलते हैं। ओ भाई साहब तुम लड़ाई कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो तुम, है ना। एक कह रहा है चुप शानवी चुप रहो, दूसरा कह रहा है पहले तू तेरा देख, तू अच्छा है क्या। छोटे बच्चे भाई देखो, मैं सबको बोलना चाहूंगा, तू तेरा देखो, तू उसका देख, किसी का मत देख, तू इसका देख भाई, इतनी ही है बस। तू तेरा उसका देखने के चक्कर में कोई और इसका दिख जाएगा, तो ना तू उसका देख ना तू उसका देख, तू भैया इसका देख। इसका देखेगा तब बात बनेगी, नहीं तो दूसरों को देखता रह जाएगा और जिंदगी में वही रह जाएगा। तो किसी का मत देख, इसका देख, ये जरूरी है ना। पता नहीं क्या ही देख रहे हैं एक दूसरे का भाई ये लोग। चलो आगे चलते हैं, टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन की बात करते हैं। टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन वाली केस में जाएंगे तो प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है बारिश, जो बारिश हो रही है ऊपर से जो रेनफॉल आ रही है, इसको क्या कहा जाता है, इसको प्रेसिपिटेशन कहा जाता है। लेकिन प्रेसिपिटेशन के अंदर सिर्फ बारिश नहीं होती है भाई, मौसम की बारिश भी होती है, बारिश का मौसम भी होता है, लेकिन इसके अंदर रेनफॉल के साथ साथ भाई साहब स्नोफॉल भी हो सकती है, इसके अंदर डीजल भी हो सकता है, इसके अंदर हेल स्टॉर्म भी हो सकता है, और इसके अंदर ऊपर से पानी किसी मर्जी फॉर्म में आए, सब के सब हो सकते हैं। मतलब वाटर का ऊपर से नीचे आना, किसी भी फॉर्म में वाटर का ऊपर से नीचे आना, उसको क्या कहा जाता है, उसको प्रेसिपिटेशन कहा जाता है। समझ गए सारे लोग, पानी ऊपर से नीचे आया, इसको हम क्या कहेंगे, इसको प्रेसिपिटेशन कहा जाएगा। कंफर्म है जी ये वाली बात। प्रेसिपिटेशन की जब बात करते हैं, है ना, प्रेसिपिटेशन जब ऊपर से नीचे आता है, जैसे मैं अगर बोलूं कि आपकी क्लास हो रही है, कहां पे हो रही है जी, YouTube पे। कारण क्या है, कारण ये कि आपका एग्जाम आ गया, तो हर बार क्या होगा, कुछ ना कुछ कारण होगा चीजों के पीछे। तो बारिश भी जब हो रही है तो बारिश के पीछे भी तो कारण होगा ना यार। अब ये कारण हम समझ गए थे, जरा आप मुझे बताना वो कारण कौन सा होता है ना। क्या समझ गए थे कि जब ओशन गर्म होता है, ओशन गर्म होने पर इवेपोरेशन होता है। मैंने कल वाली वीडियो आपके साथ शेयर कर दी टेलीग्राम पे, अब आपने देख ली होगी कि ओशन गर्म होता है, गर्म होकर वेपर ऊपर उठता है, वेपर जब ऊपर उठता है तो कंडेंस होता है, कंडेंस होकर क्लाउड बनते हैं, क्लाउड बनकर वापस वहां पे क्या होती है, रेनफॉल होती है। मैंने अपनी जिंदगी की हाईएस्ट जो बारिश एक्सपीरियंस करी है ना, मैंने भी कोस्टल एरिया के अंदर ही करी है। इतनी खतरनाक बारिश 5 मिनट के अंदर, मुझे लगता था अपने यहाँ भी पंजाब में, आई एम राजस्थान, पंजाब में काफी बारिश होती है, राजस्थान में कम होती है, बट कोस्टल एरिया के अंदर जब मैंने बारिश देखी, तौबा, तो 5 मिनट के अंदर इतना पानी हो गया, विदिन 5 मिनट्स, है ना। स्कूटी आधी डूबी है, उसके अंदर गाड़ी के टायर धंस रहे हैं बीच में, पर अच्छी बात है कि वहां का ड्रेनेज सिस्टम अच्छा है तो पानी निकल भी जाता है। मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको, मैं बताना चाह रहा हूं कि जब नीचे से क्या होता है, नीचे से पानी ऊपर जाता है, ऊपर जाके पानी ऊपर जाता है मॉइस्चर के फॉर्म में, वेपर के फॉर्म में, ऊपर कंडेंस में क्लाउड बनते हैं, क्लाउड बनके बारिश नीचे होती है। आप मुझे बताओ 1 2 3 लेके ये जो बारिश की बात मैं कर रहा हूं, इसे कौन से टाइप की बारिश कहते हैं। आपको ना भी आएगा तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, मैं आपको समझाऊंगा कि ये कौन से वाली बारिश होती है। पर आप फिलहाल मुझे 1 2 3 लिख के बताइए, ये ऊपर जाना, कंडेंस होना, नीचे आ जाना, कौन से तरह की बारिश है। ओके ठीक है, तो जैसा कि मैंने बोला ऊपर जाएगा, कंडेंस होगा, नीचे आएगा। लेकिन आप लोगों ने क्या कर दिया ना, आप लोगों ने इसको रिलेट कर लिया किसके साथ, आप लोगों ने ओशन के साथ रिलेट कर लिया। अच्छा मैं थोड़ा सा मेरा क्वेश्चन बदल देता हूं, फिर देखते हैं आप क्या बोलते हो, है ना। क्योंकि मैंने ओशन बोला था ना यार, तो आप ओशन के साथ साइक्लोन वर्ड लगा के मैं बदलता हूं क्वेश्चन, आराम से सुनिएगा। पानी तो आपके यहाँ भी होगा, मेरे यहाँ भी है। तो जहां मैं हूं यहां से पानी ऊपर उठ रहा है, ऊपर उठ के ठंडा हुआ पानी, कंडेंस हुआ, कंडेंस में क्लाउड बने और यहीं पे बारिश हुई। अब बताओ कौन सी बारिश है। दोबारा से लिखो आपका आंसर 1 2 और 3, बिकॉज़ तुमने वो ओशन से कनेक्ट करके गलत उत्तर दे दिया। तो ये जो बारिश मैंने अभी भी बोली जो मेरे यहाँ पे हुई है ना, अब 1 से 3 पे शिफ्ट हो गया, जो बिल्कुल सही उत्तर है। हालांकि पहले भी 3 ही आना था, वो साइक्लोनिक नहीं थी, बिकॉज़ मैंने साइक्लोन का तो नाम ही नहीं लिया था। तो 3 तरह की बारिश होती है, और जो मैं बात कर रहा था अभी, ये वाली बारिश कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन होती है। अब ये कन्वेक्टिव क्या होती है, अच्छे से पढ़ते हैं, यहां से शुरू करते हैं। पहले इंट्रोडक्शन देता हूं, बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा, गारंटी के साथ समझ आएगा। सबसे पहला आ गया साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन। अब साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन कब होती है जी, आपको मैंने अभी सिखाया था कि जब भी दिक्कत होगी तो दिक्कत कब होगी, लो प्रेशर के अंदर। लो प्रेशर वाले केस में क्या होता है, लो प्रेशर वाले केस में क्या होगा, लो प्रेशर वाले केस में क्या होगा जी, लो प्रेशर वाले केस में जो गर्म हवा है, जो हॉट विंड है, वो ऊपर जाएगी, और ऊपर जाते टाइम उसका जो प्लेस है वो कौन लेगी, ऊपर से जो विंड आएगी, कौन से वाली, कोल्ड विंड। अब इधर से ऊपर जा रही है गर्म हवा, उधर से उसको बाहर रिप्लेस करने के लिए आ रही ठंडी हवा, तो ये ऊपर जाती है, ठंडी नीचे आती है। तो इस चक्कर में क्या होता है, वहां पे एक सर्कुलर मोशन बन जाता है। क्यों बन जाता है, समझ के देखना आराम से, कि यहां से हवा गर्म ऊपर जा रही है, जैसे ऊपर जा रही है उधर धक्का देकर निकल, यहां से वो नीचे आना चाह रही है, ऊपर जाना चाह रही है। तो इस चक्कर में क्या होगा, वो यूं जा रही है, वो यूं आ रही है, तो ये जाने के चक्कर में कुछ इस तरह का मोशन बन जाएगा। पीछे मेरे फोटो देख सकते हैं, इस तरह का मोशन, सर्कुलर मोशन वहां पे जनरेट हो जाएगा। ऐसा अक्सर आपने वीडियोस के अंदर, फोटोस के अंदर देखा होगा। जब साइक्लोन की बात होती है, ऐसी वीडियो बड़ी वायरल हो रही होती है। तो हुआ क्या, गर्म हवा ऊपर जा रही है, ठंडी हवा ऊपर से नीचे आ रही है, और ओशन के ऊपर क्या हुआ है, सर्कुलर मोशन, क्योंकि ये ऐसे जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है, वैसे आ रही है, नीचे घुस रही है, ऐसे करते करते क्या हो गया, ये जो पैटर्न है कुछ इस तरह से हो गया, है ना। तो अब क्या, सेंटर के अंदर हॉट विंड है और सराउंडिंग के अंदर कोल्ड विंड है, और ये सर्कुलर मोशन जनरेट हो गया। अब ये स्पीड कोई 10-20 किलोमीटर की तो होती नहीं है कि 10-20 किलोमीटर पर आवर से स्पीड चले, तो फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट विंड की स्पीड उस टाइम पे हो जाती है 80 किलोमीटर पर आवर, 100, 120, 150, सम टाइम टचिंग अप टू 200 किलोमीटर। माय गॉड, 200 किलोमीटर पर आवर पे तो इंडिया में ट्रेन नहीं चलती है भाई, वंदे भारत 140 चलती है नॉर्मली, है ना। तो 150 की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, गाड़ी को जो चलाया जाता है फास्ट चलाया जाता है। तो 4 व्हीलर जो 100 120 हाई स्पीड मानी
नहीं जाती है। अगर आप उस स्पीड के अंदर मुंह बाहर निकालेंगे तब समझ आएगा वो कितनी ज्यादा स्पीड होती है। निकालने जाता तो स्पीड के ऊपर पलट जाएगी गाड़ी, है ना, इतनी ज्यादा स्पीड होती है उस टाइम पे। तो वो जो स्पीड है ना हवा की इतनी ज्यादा होती है, ये सर्कुलर मोशन हो गया ना, वो पानी को उठा लेता है, पानी को हवा उठा लेती है। और ऐसा नहीं कि पानी की बूंदों को उठाती है, 1000 लीटर्स ऑफ वाटर जो है पानी को उठा लेती है ऊपर। हवा के अंदर पानी भी है, जब पानी गया तो मछलियों का नंबर भी साथ में लगेगा, बिकॉज़ इस तरह से घूम रहा था, पानी घुमा, मछलियों को भी साथ में उठा लेता है, मछलियों को साथ में उठा लिया। अब क्या चल रही है, हवा चल रही है तेज तेज। अब जितनी तेज हवा चल रही है सर्कुलर मोशन उतना तेज जा रहा है ना, उतना तेज आगे बढ़ रहा है। जब ये बढ़ रहा है तो सेम क्लाउड भी मूव कर रहे हैं। जब क्लाउड्स मूव कर रहे हैं तो ये साइक्लोन जहां से निकलेगा, तो एक तो ये साइक्लोनिक विंड जो चल रही है वो वाला पानी डालेंगे नीचे, प्लस क्लाउड से बारिश आएगी तो उन एरिया के अंदर हैवी सुपर हैवी रेनफॉल एक्सपीरियंस करी जाएगी। पर सिर्फ रेनफॉल नहीं, रेनफॉल के साथ साथ बहुत ज्यादा विंड वेलोसिटी होगी भैया। छतों के ऊपर जो छोटे मोटे सामान पड़े हैं सब उड़ जाएंगे, पेड़ टूट जाएंगे। तो इस तरह से हवा और वो जो ऊपर से बारिश आ रही है, अब सारे लोग समझ गए सर आप कौन सी बारिश की बात कर रहे हो। ये सब सही समझ रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं कौन सी बारिश की, साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन की। बताओ सबको समझ आया कि नहीं आया? और सबने देखा हुआ था, समझ में भी अब आया, लेकिन देखा सबने हुआ है कि हां सर जब साइक्लोन आता है तो मैं देखा हूं टीवी के अंदर, और कुछ लोग उन एरिया से तो दे हैव एक्सपीरियंस कि साइक्लोन भी आ रहा होता है, आंधी तूफान चल रहे होते हैं, प्लस बहुत तेज बारिश हो रही है, वो साइक्लोनिक रेनफॉल या फिर साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन होती है। सब कह रहे हैं समझ आ गया ना? यस लिख रहे हो? हां यस लिख रहे हैं, ठीक है जी, ओके। आगे चलता हूं, नेक्स्ट बात करता हूं किसकी? नेक्स्ट बात करता हूं ओरोग्राफिक रेनफॉल की। ये तो और इंटरेस्टिंग है भाई साहब, ओरोग्राफी बहुत मजेदार रेनफॉल है, बताता हूं कैसे। साइक्लोनिक मजेदार नहीं है भाई, जहां आती है बड़ा रिस्की काम हो जाता है, लेकिन ओरोग्राफी मजेदार है, कांसेप्ट इंटरेस्टिंग है। तो थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं इस कांसेप्ट को। पहले साइक्लोनिक में कुछ लिखा गया तो उसको पढ़ लेते हैं, फिर ओरोग्राफी पे चलते हैं। बाकी साइक्लोनिक मैंने बता तो दिया आपको। तो यहां पे आप देखेंगे कि साइक्लोनिक रेनफॉल ये ओशन है, ओशन के अंदर साइक्लोन है। साइक्लोन के कारण क्या हुआ है, हवा ऊपर उड़ गई है, ठंडी हवा नीचे आई है, मूवमेंट का क्लाउड मूवमेंट हुई है, और यहां जो बारिश हो रही है ओशन के पास में, ये बारिश कौन सी हो रही है, ये साइक्लोनिक रेनफॉल हो रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। यस बिल्कुल सही बोले, बहुत घरों को उजाड़ देते हैं, साइक्लोन अच्छे नहीं होते हैं। तो साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन की बात करेंगे, इट इज कोज्ड बाय लिफ्टिंग ऑफ एयर मास। बताओ गर्म हवा ऊपर जा रही थी कि नहीं जा रही थी? हां सर जा रही थी। तो इट इज कोज्ड बाय लिफ्टिंग ऑफ एयर मास ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, क्योंकि लो ऊपर जा रहा है, हाई नीचे आ रहा है, तो प्रेशर डिफरेंस का सारा पंगा हो गया। अ साइक्लोन इज अ लार्ज लो प्रेशर रीजन विद सर्कुलर विंड मोशन। फोटो के अंदर देखा था सर्कुलर विंड मोशन को। देयर आर टू टाइप ऑफ साइक्लोन, एक होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन, एक होता है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल। अब आप मुझे बताओ इनमें से खतरनाक कौन से होंगे, ट्रॉपिकल या फिर एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल? क्योंकि वैसे तो आप हिंट ले लोगे एक्स्ट्रा वर्ड से, पर हिंट ठीक भी तो है। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल में तो और ज्यादा गर्मी होगी, और ज्यादा डिस्टर्बेंस होगी, स्पीड और ज्यादा बढ़ जाएगी, और जितनी स्पीड ज्यादा बढ़ती जाएगी उतना ही क्या होगा, वो रिस्की होता जाएगा, है ना। ओके, अंकित कह रहा है साइक्लोन में विंड भी तो बहुत तेज चलती होंगी। अंकित यही तो बता रहा था, साइक्लोन के अंदर विंड जो है 120 किलोमीटर/आवर से लेके 200। ओ भाई साहब, वंदे भारत से भी तेज हवाएं चलती हैं। तो पता चले कि वंदे भारत निकली दिल्ली से पहुंचने वाली थी इलाहाबाद, उससे पहले साइक्लोन पहुंच जाता है भाई, इतनी फास्ट चलता है वो, तो बहुत ज्यादा स्पीड से चलता है। तभी तो रास्ते के अंदर छोटे मोटे घर आते हैं उनको उड़ा के लेके चलता है, इतनी ज्यादा हवा होती है उसके अंदर। तो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन जो होते हैं, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन आर फॉर्म्ड इन द लोकेशन आउटसाइड द ट्रॉपिकल जोन। दीस आर एसोसिएटेड विद फ्रंटल सिस्टम। ये फ्रंटल सिस्टम क्या है जी, हवाएं आगे बढ़ती जाती हैं, आगे आगे जहां साइक्लोन जाता जाएगा वहां हवा नुकसान होता जाएगा। एक आंधी आएगी, बहुत तेज आंधी आएगी, प्लस ऊपर से हैवी रेनफॉल। तो कितनी दिक्कत वाली बात होगी कि तेज आंधी चल रही है प्लस रेनफॉल चल रही है, जो भी नुकसान होगा फिर हो ही जाए, उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकेगा। साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन तो समझिए। आगे चलते हैं, कन्वेक्टिव लिखा गया। मैं एक बार कन्वेक्टिव मैं पहले ओरोग्राफी पढ़ाता हूं, बिकॉज़ बढ़िया कांसेप्ट है ओरोग्राफी वाला। ओरोग्राफी वाला कांसेप्ट पढ़ाने के लिए मुझे आपको बताने पड़ेंगे दो वर्ड, एक होता है विंड वार्ड, एक होता है ली वार्ड। कुछ भी नहीं, विंड वार्ड की बात करेंगे, इस साइड से हवाएं आ रही है, इस साइड से हवाएं आ रही है, तो ये जो एरिया है पहाड़ के इधर वाला, पहाड़ के इधर वाला जो एरिया है ये वाला विंड वार्ड होता है, और पहाड़ के उधर वाला जो एरिया है ये क्या होता है, ली वार्ड होता है। ये तो क्लियर हो गया सब लोगों को, ये विंड वार्ड है और ली वार्ड है, क्लियर हो गया। तो मुझे चैट के अंदर बताओ, मैंने मेरे खेत के अंदर विंड ब्रेक्स लगा दिए, बताओ प्रोटेक्शन विंड वार्ड साइड में मिलेगी या फिर ली वार्ड साइड में? मैंने मेरे खेत के अंदर लगाए हैं क्या शेल्टर बेल्ट्स या फिर विंड ब्रेक, वो प्रोटेक्शन विंड वार्ड साइड देंगे या ली वार्ड साइड देंगे? भाई यहां पे लगाया है, हवाएं इधर से आ रही है, तो इधर वाला एरिया विंड वार्ड हो गया, प्रोटेक्शन तो मुझे ली वार्ड एरिया के अंदर मिलेगी ना यार। तो क्या वही लिख रहे हो? ये सारे लोग वही लिख रहे हैं, यस ऑफ कोर्स यू आर राइट। प्रोटेक्शन हमें कहां मिलेगी? ली वार्ड एरिया के अंदर ज्यादा प्रोटेक्शन मिलेगी। बात सबको समझ आ गई? यस सर, आगे चलिए आगे बढ़ते हैं। ली वार्ड एरिया के अंदर आपको प्रोटेक्शन मिलेगा, ये वाला विंड वार्ड हो गया, ये वाला क्या हो गया, ली वार्ड हो गया। तो तुम्हें घुमाने के लेके चलते हैं। देखो एक ही सेशन के अंदर मैंने कितना घुमा दिया, वर्ल्ड टूर करवाया मैंने, साउथ अमेरिका के पेरू के अंदर आपको लेके गया, फिर मलेशिया इंडोनेशिया भी लेके गया, थाईलैंड ले जाना तो नहीं चाहता, रास्ते में थाईलैंड भी आ ही गया था, फिर वापस हमने एशिया आए थे, अब फिर घुमाने लेके चलता हूं आपको। अभी वर्ल्ड टूर पे गए थे, अब क्या कहते हैं इंडिया टूर पे चलते हैं, और इंडिया टूर के अंदर चलते हैं नॉर्थ इंडिया के अंदर। नॉर्थ इंडिया में कहां चलेंगे? पहाड़ों के अंदर। बताओ पहाड़ों में कहां जाना चाहोगे? सर मनाली ले चलो। चलो फिर मनाली चलते हैं। तो ये लीजिए आप आ गए मनाली के अंदर, मनाली की खूबसूरत वादियां, वहां के पहाड़, वहां की ग्रीनरी। ध्यान से देखो इस वीडियो को, सर कितना ध्यान से देखना, जितना ध्यान तुम्हारे पास उतना लगा दो इसके ऊपर। क्यों लगा दो? उसका कारण ये कि आप ध्यान से देखेंगे तो बर्फ तो है भाई, नजारा तो अच्छा है, लेकिन क्या बर्फ के साथ आपको ग्रीनरी वेजिटेशन दिख रही है क्या? हां सर वेजिटेशन दिख रही है सर, पहाड़ है वहां पे, है ना, और पहाड़ों के साथ पेड़ भी दिख रहे हैं काफी सारे, दिख रही है सर। अब बताओ, तो चलो फिर अब टनल के अंदर चलते हैं। सर कौन सी टनल के अंदर? भाई साहब अटल टनल, नाम नहीं सुना क्या? आर्मी ने बनाई है, बहुत बड़ी टनल है, बहुत फेमस है ये। तो रोहतांग पास यहाँ पे आ गया, वो सामने अटल टनल के अंदर एंट्री मार रहे हैं। ये टनल में तुम एंट्री मारो, मैं इससे पहले आपको बता दूं, आप पहाड़ के एक साइड हो, अब टनल में घुसोगे तो पहाड़ के दूसरी साइड निकलोगे। सर मतलब नहीं समझ आ रहा, मतलब समझिए मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। आप पहाड़ के एक साइड की तरफ से एंटर करके, ये पहाड़ है, अब बाहर आ गया पहाड़ के, तो मतलब ये कि तुम इधर से जा रहे थे, ये यहां से जा रहे थे, यहां पे अटल टनल शुरुआत हुई है, इधर तुम विंड वार्ड में हो, और जैसे ही उधर निकलोगे ये टनल में से 10 किलोमीटर का रास्ता तय करके अब हालात बदल जाएंगे, जज्बात बदल जाएंगे। क्यों? क्योंकि एरिया कैसा हो जाएगा, वो ली वार्ड एरिया हो जाएगा। तो आप कहां थे? आप थे विंड वार्ड के अंदर, अब आपको लेके जाऊंगा मैं ली वार्ड के अंदर। गर्मियों के दिनों में बर्फ के अंदर ले जा रहा हूं, इससे अच्छा क्या चाहिए, है ना। तो ठीक है जी, तुमने यहाँ पे देखा कि विंड वार्ड एरिया में बर्फ भी है, पहाड़ भी है, हरियाली भी है, ये वाला वीडियो तुमने देख लिया। चलो आगे, अब मैं तुम्हें टनल से बाहर निकालने वाला हूँ। टनल से बाहर मतलब विंड वार्ड से ली वार्ड में ले जाने वाला हूँ। अब जरा नजारा देखिए, बदल गया नजारा। दिखाइए मुझे कहाँ पे ग्रीनरी है? कुछ भी नहीं, पहाड़ के उस साइड थे और अब पहाड़ के दूसरी साइड आ गया, और हमने कुछ भी नहीं किया भैया, पहाड़ के एक साइड से पहाड़ के दूसरी साइड अपने आए हैं, और अब वहां पे देख लीजिए हालात बदल गए हैं। क्या आपको ग्रीनरी दिख रही है क्या? नहीं सर, सारे खाली पहाड़ ही पड़े हुए। सर ये क्या हो गया? ये ली वार्ड के अंदर आ गए, है ना, ये ली वार्ड के अंदर आ गए, आप ले लद्दाख वाले एरिया के अंदर आ गए हो, इंडिया के कोल्ड डेजर्ट के अंदर आप आ गए हो। और इस इंडिया के कोल्ड डेजर्ट में क्या होने वाला है? यहाँ पे बारिश नहीं होती है, टेंपरेचर यहाँ पे बहुत ज्यादा कम होता है, यहाँ पे बड़ी सारी दिक्कतें भी होती हैं। सर क्या दिक्कतें? दिक्कतों की बातें बाद में करेंगे, फिलहाल इतना सा सीखो कि विंड वार्ड और ली वार्ड के अंदर डिफरेंस तुम्हें बता रहा था। तो ये जो तुम आ गए हो, ये कौन से एरिया में आ गए हो? ये तुम ली वार्ड एरिया के अंदर आ गए हो। तो यहाँ पे पेड़ क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे बारिश होती ही नहीं है। जब बारिश नहीं होगी तो हरियाली कहाँ से होगी, है ना, तो हरियाली भी नहीं होगी। तो होता क्या है जी, जब बारिश आती है, जब हवाएं चलती हैं, तो हवाएं चल के जब आती है तो यहाँ हवाएं रुक जाती हैं। हवाओं के रुकने से जो क्लाउड होते हैं वो क्या हो जाते हैं? क्लाउड आपके यहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं, और क्लाउड जब यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं तो उससे क्या हो जाता है? यहाँ हैवी रेनफॉल होती है, इस साइड हैवी रेनफॉल होती है। आपने देखा ना मनाली में कितनी रेनफॉल हो रही है यार, हर दिन रेनफॉल हो जा रही है, क्लाउड बस्ट हो जा रहा है, पहाड़ नीचे आ जा रहा है, लैंडस्लाइड हो रही है, लेकिन उधर दूसरी साइड कुछ भी नहीं हो रहा। क्यों? वो ली वार्ड है। तो यहाँ से हवा क्रॉस करेगी, इस साइड जाएगी, अब इस साइड उसका कुछ बचा ही नहीं है। कुछ बचा नहीं है का मतलब सर, कुछ बचा नहीं है का मतलब ये कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बारिश होगी नहीं, ये वाला एरिया क्या होगा? ड्राई एरिया होगा। तो वो बारिश जो इस तरह से पहाड़ या फिर माउंटेन रेंज करवाता
होती है, इस बारिश को कहा जाता है ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन। बताओ समझ आया कि नहीं आया? वो वाली जो थी, वो वाली साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन थी, ये जो तुमने देखी, इसे ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन कहा जाता है। ओके जी, ठीक है, बढ़िया, ये कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया। अब इतने में आसिफ खान भाई क्लास ले रहे हैं गंगानगर से, और आसिफ भाई बता रहे हैं गंगानगर के अंदर बारिश हो रही है। अब आसिफ भाई के यहाँ बारिश हो रही है, गंगानगर के अंदर बारिश हो रही है। अब आप बताओ, क्या गंगानगर के अंदर कोई ऐसे माउंटेन्स है क्या? सर नहीं है वहां पे। तो ये वाली माउंटेन्स गंगानगर में नहीं है, मतलब गंगानगर के अंदर इस टाइम पे जो बारिश हो रही है वो ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन तो नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं, इसकी बात कर लेते हैं। गंगानगर जो राजस्थान का पार्ट है, क्या वो कोस्टल एरिया के साथ बाउंड्री शेयर करता है? ना जी ना, राजस्थान का मतलब नो वाटर। भगवान ने राजस्थान के साथ तो ऐसा हाल किया ना, अच्छा पानी तो क्या खारा पानी भी नहीं दिया भाई। राजस्थान खत्म है, गुजरात शुरू होता है, कोस्टल बाउंड्री भी वहीं शुरू होती है। गुजरात को खारा पानी तो मिल गया, राजस्थान को तो खारा भी नहीं मिला, तो कोस्टल बाउंड्री भी वहां पे नहीं है, मतलब वहां पे साइक्लोनिक रेनफॉल भी नहीं हो रही है। तो बताओ आसिफ भाई जो बता रहा है इस टाइम जो इसके यहाँ पे बारिश हो रही है, ये कौन सी बारिश हो रही है? जरा बताइए। इस टाइम पे जो बारिश हो रही है वहां पे वो हो रही है कन्वेक्टिव रेनफॉल या फिर कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन हो रही है, जो थर्ड टाइप ऑफ रेनफॉल है। साइक्लोनिक आपने समझ लिया, ओरोग्राफिक आपने समझ लिया, अब अपने क्या करते हैं, कन्वेक्टिव को समझ लेते हैं। कन्वेक्टिव के लिए डायग्राम को समझना पड़ेगा, और डायग्राम को छोड़ो यार, सीधी गल करो, है ना? कौन सी सीधी गल करो भाई? सीधी बात की बात करेंगे तो सीधी बात ये है कि स्प्राइट वीडियो मेरी बात को समझिए एक मिनट के अंदर। वो बात ये कि भाई होता क्या है, सरफेस बहुत गर्म होती है। आप चप्पल उतार के जरा बाहर जाके देखिए, सरफेस बड़ी गर्म होती है, सरफेस थोड़ा गुस्सा आता है, वो इतनी गर्म है कि जो पानी इस टाइम पे नीचे है ना, वो पानी इवेपोरेटर के ऊपर जाता है। पानी इवेपोरेटर के ऊपर जाता है तो ऊपर क्या होता है, लेफ्ट साइड का टेंपरेचर कम होता है। टेंपरेचर कम होने के कारण पानी जो नीचे गर्म होकर मॉइस्चर के फॉर्म में ऊपर गया था, अब वो क्या हो जाएगा, कंडेंस होकर नीचे आ जाएगा। वो कंडेंस होकर ऊपर क्लाउड बनेगा, क्लाउड के नीचे बारिश हो जाएगी। इस बारिश को कहा जाता है कन्वेक्टिव रेनफॉल। अब आप बोलोगे तो सर क्या गंगानगर के अंदर जो बारिश हो रही है वो पानी गंगानगर से उठा है? ऐसा नहीं है, हो सकता है कहीं और से गया हो, लेकिन नीचे से ऊपर गया ना पानी, ऊपर गया तो कंडेंस हुआ। अब बादल वहां से मूव कर रहे हैं, कहां से? भाई ओशन से ही कर रहे हो, चाहे ओशन से ऊपर उठा पानी, ओशन से ऊपर उठा पानी, और वो केरला से मूव करते करते जुलाई के अंदर अपने यहां पे आ गया, लेकिन पानी ऊपर उठ के कंडेंस होकर बादल बनके बारिश तो आ रही है। तो ये जो बारिश हो रही है ये कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन या फिर कन्वेक्टिव रेनफॉल हो रही है। साइक्लोन से होती तो साइक्लोनिक रेनफॉल होती, और जहां पे पहाड़ रोक लेते हैं हवा को और फिर भारी बारिश होती है उसे ओरोग्राफिक रेनफॉल कहा जाता है। तो आसिफ भाई के यहां पे कन्वेक्टिव रेनफॉल हो रही है, सबको समझ आ गया। कोस्टल एरिया जो वेस्ट बंगाल के अंदर साइक्लोन आते हैं वहां पे साइक्लोनिक रेनफॉल होती है, और ये मनाली के अंदर जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से प्रॉब्लम होती है, केदारनाथ के अंदर जो होती है, इसे क्या कहा जाता है, ओरोग्राफिक रेनफॉल कहा जाता है। बताइए आपको रेनफॉल के तीनों टाइप समझ आ गए? तो आगे बढ़ेंगे, नहीं आए तो दोबारा से पढ़ाएंगे। क्या लिख रहे हैं सारे लोग, समझ आ गया? अल नीनो भी कन्वेक्टिव है, हाँ बिल्कुल है ना। आसपास के एरिया में तो वो अपने आप में क्या हो सकता है, साइक्लोनिक भी हो सकता है, लेकिन इतनी दूर आ रहा है तो बेसिकली वो क्या, वो कन्वेक्टिव ही तो हुआ। देखो कितनी अच्छी बात है, खुद ही कनेक्ट कर लिया बच्चे, खुद ही समझ आ गया कि हाँ सर क्लियर हो गया। चलो तो बढ़ो फिर आगे। ओके ठीक है जी, थैंक यू अंकित भाई। चलो फिर ओके आगे चलते हैं, बढ़िया बढ़िया, थैंक यू सो मच आपके सपोर्ट के लिए। आगे बढ़ते हैं, सब लोगों को समझ आ गया है ये सारी रेनफॉल, आप समझ गया, जो समझ गया तो फिर पढ़ाई पीपीटी क्या करनी है यार, पीपीटी दिखाने के लिए होती है। हाँ ये कुछ बातें दिल पे लग जाती है, पता आपको, बोलता कुछ याद कुछ आ जाता है। अब आपके सामने ना पीपीटी सामने है, लिखा भी हुआ है, पर क्या मैंने पढ़ा नहीं पढ़ा ना, पर कुछ इतने घटिया लोग हैं ना, बैंड बजाऊंगा पर बिजी होंगे कि बच्चों का सिलेक्शन करवाना है। ऐसे लोग हैं ना भाई साहब, पीपीटी के नाम पे दूसरों को बर्बाद बदनाम करते हैं, और खुद को पीपीटी बनानी नहीं आती इलिटरेट लोगों को, और दूसरों के लिए बोलते हैं। आप खुद बताओ ये पीपीटी ना होती और मैं तुम्हें वो पहाड़ ना दिखाता क्या इतना समझ पाते, साइक्लोन की मूवमेंट ना दिखाता क्या समझ पाते, और उनको कहा तो उनको खुद समझा के दिखा दो, पर क्या करें, बुराई करने वाले हैं ना, वो कहते हैं हाथी चले बाजार, आगे तब जानते ही हो। चलो ओके आगे आ जाते हैं, है ना। धन्यवाद आप प्यार दे रहे हो कमेंट्स के अंदर, मैं देख नहीं पा रहा हूं, है ना, पर आप अच्छा ही लिख रहे होंगे। आगे चलते हैं, हमने बारिश की बात कर ली है, बारिश होगी बात, बारिश कर दी हमने। अब आ जाते हैं कहां पे, अब बात कर लेते हैं इंडियन रिवर सिस्टम की। रिवर सिस्टम की बात करेंगे, नदियों की बात करेंगे। क्या आप लोगों ने नदियों को देखा हुआ है? क्या आप लोगों ने रिवर्स को देखा हुआ है? हाँ सर देखा हुआ है। ओके कौन सी रिवर तुमने देखी हुई है? सर वो हमारे यहाँ घर के बाहर रिवर जाती है। अरे रिवर से नाला कहते हैं भाई, हमारे तो खुद इधर जाता है, ये सड़क के थोड़ा परे की साइड है, हर बार वो रिवर फुल हो रखी होती है, तो रिवर नहीं घट रहा है, वो नाला है। रिवर की बात करेंगे, रिवर बड़ी होती है। रिवर की बात करेंगे, गंगा रिवर जो लिख रहे हैं, ऑफ कोर्स आप सही बोल रहे हैं, मदर गंगा डेफिनेटली इट्स अ रिवर, इट्स अ होलीएस्ट रिवर ऑफ इंडिया। गंगा के अलावा कोई गोदावरी लिख रहा है, बिल्कुल सही बोला। कोसी बिहार से कोई क्लास ले रहा है, कोसी बिहार का शौक है, ये बड़ी दिक्कत करती है, वो भी अपने आप में रिवर है। गंगा कोई कह रहा है, गंडक कोई कह रहा है, डेफिनेटली आप सारे लोग सही नाम ले रहे हैं, रिवर्स के नाम है। अब रिवर्स ना दो तरह की होती है, तो कौन से दो तरह की? एक होती है पेरेनियल रिवर्स और एक होती है सीजनल रिवर्स। पेरेनियल और सीजनल, ठीक है जी। अब फर्क है इसमें, पेरेनियल और सीजनल रिवर्स की बात करेंगे तो पेरेनियल और सीजनल के अंदर क्या फर्क होता है? पेरेनियल रिवर्स वो रिवर्स होती है जिनके अंदर पानी जो है वो लगातार आता रहता है, पूरा साल जहां पानी आता है वो रिवर्स अपने आप में क्या होती है, वो अपने आप में पेरेनियल रिवर्स होती है। जहां पूरा साल क्या है पानी आता रहता है वो पेरेनियल रिवर्स होती है। जैसे गंगा हो गई, गंगा के अंदर पानी, गंगा रिवर के अंदर पानी जो है वो कम और ज्यादा हो सकता है, बट बंद नहीं होता कभी, पूरा साल पानी आता रहता है, थ्रू आउट द ईयर पानी उसमें दिखे आपको। लेकिन कुछ ऐसी नदियां हैं जिनमें पूरा साल पानी नहीं आता, बारिश के टाइम पे पानी आता है और बाद में वहां पे पानी नहीं होता। ऐसी रिवर कौन सी है सर? ऐसी रिवर की बात करेंगे तो सदर्न इंडिया में जाओगे, मध्य प्रदेश से नीचे आप देखोगे, जैसे आप देखेंगे इन दिनों जो आपकी केन रिवर है, केन बेतवा का नाम सुना ना, केन रिवर के अंदर फ्लड आ रखा है। क्यों आ रखा है फ्लड? क्योंकि वो जो सोर्स है पानी का वो रेनफॉल है, तो बारिश ज्यादा हो रही है तो वहां पे क्या बारिश के टाइम पे पानी आता है, आगे पीछे पानी नहीं आता। तो दो तरह की नदियां, जिनमें बारिश के टाइम पे पानी आएगा वो सीजनल रेनफॉल हो जाएंगी, और जहां पे हमेशा पानी रहेगा वो अपने आप में क्या हो जाएंगे, वो अपने आप में पेरेनियल रेनफॉल हो जाएंगे, पेरेनियल रिवर्स हो जाएंगे। अब पेरेनियल रिवर्स की बात करूंगा तो ये हिमालयन रिवर्स होती है। हिमालयन का मतलब क्या है? देखो हिमालय सारे लोग जानते होंगे, गोमुख गंगोत्री का नाम सब लोगों ने सुना होगा, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे गंगोत्री गंगा ओरिजिन लिख के सर्च करता हूं तो आप देखेंगे कि ये क्या दिखाएगा मुझे, ये मुझे गंगोत्री ग्लेशियर दिखाएगा जहां से गंगा रिवर का ओरिजिन होता है। तो आप यहाँ पे देखिए जी, होता क्या है, इन पहाड़ों के ऊपर वहां पे जहां पे गंगोत्री ग्लेशियर है, इधर क्या बर्फ जमी रहती है हमेशा। अब बर्फ जो जमी रहती है भाई साहब, ये बर्फ पिघलती भी है, और आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों के अंदर क्या हो गया, पिछले कुछ सालों के अंदर बहुत ज्यादा फ्लड आने लग गया है, रिवर्स का पानी बढ़ने लग गया है, लेवल ऊपर होने लगा। इसका कारण पता है क्या? इसका कारण एक तो है क्लाइमेट चेंज, जिस कारण से गर्मी ज्यादा हुई है। गर्मी ज्यादा होगी तो जो आपके ग्लेशियर होंगे वो मेल्ट भी जल्दी होंगे, ये बात तो सबको समझ आती है। उसके साथ साथ क्या हो रहा है, जब हवाओं की बात करते हैं, हवाओं की डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। अब हवाओं की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी, राजस्थान से हवा जो है ना हिमालय की तरफ चलती है, तो राजस्थान की तरफ से जब हिमालय की तरफ हवा चल रही है, हवा अपने साथ सैंड को कैरी करेगी, बिकॉज़ डेजर्ट से आंधी चलेगी तो सैंड को कैरी करेगी। वो सैंड जाके कहां डिपॉजिट होगी, जो हवा को रोकेगा वहां सैंड डिपॉजिट होगी। उस हवा को रोक रहा है द ग्रेट हिमालय, हिमालय के ऊपर सैंड डिपॉजिट होती जा रही है। अब आप मुझे बताओ, अगर बर्फ के ऊपर सैंड को डिपॉजिट कर देंगे तो क्या उससे जो रेडिएशन एब्जॉर्प्शन है उस पर फर्क आएगा कि नहीं? आपने एल्बीडो कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा,
एल्बिडो की बात करेंगे तो आइस जो है ओनली 5% रेडिएशन अब्सॉर्ब करती है, बाकी 95% रिफ्लेक्ट कर देती है। बट सैंड तो कहीं ज्यादा अब्सॉर्ब करता है, तो सैंड जो आइस के ऊपर जाके जमा हो जाएगा तो रेडिएशन अब्सॉर्ब करेगा, गर्म करेगा, और गर्म करने से ग्लेशियर की मेल्टिंग ज्यादा होगी। तो राजस्थान के डेजर्ट, राजस्थान में तो इशू कर ही रहे हैं, क्योंकि डेजर्ट की मिट्टी जहां जाती है उस एरिया को भी डेजर्ट बना देती है, जिसे डेजर्टिफिकेशन कहा जाता है। लेकिन वही मिट्टी उड़ के हिमालय के ऊपर जमा होती जा रही है, एंड बिकॉज ऑफ दैट डिपोजिशन ऑफ सैंड वहां पे टेंपरेचर और ज्यादा बढ़ रहा है, बिकॉज रेडिएशन अब्सॉर्प्शन ज्यादा हो रहा है, और ग्लेशियर हमारे जल्दी जल्दी मेल्ट हो रहे हैं, और रिवर्स के अंदर पानी बढ़ जा रहा है, और फिर फ्लड के इंसिडेंट्स क्या हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं। बात समझ आए? हां सर, ठीक है, ओके। तो ये क्या है जी, ये क्या है, ग्लेशियर है। इन ग्लेशियर से पूरा साल गर्मियों के टाइम में बारिश का पानी भी आएगा, गर्मियों के टाइम में गर्मी ज्यादा होगी तो ग्लेशियर मेल्ट ज्यादा होते हैं, इसलिए रिवर्स के अंदर पानी ज्यादा आ जाता है। बाकी टाइम पानी कम होता है, लेकिन पूरा टाइम पानी रहता है, बिकॉज पानी बारिश से नहीं मिल रहा, उनको पानी मेनली जो मिल रहा है वो ग्लेशियर से मिल रहा है। इसलिए गंगा रिवर के अंदर उत्तराखंड से निकल रही है, और उत्तराखंड के अंदर बहुत सारे बच्चे होंगे जो गंगा रिवर में गए हैं, हरिद्वार के अंदर गए हैं। बताओ वहां का पानी कैसा होता है? रिवर का सर बहुत गर्म होता है, नॉर्मल होता है सर, ठंडा होता है, बहुत ज्यादा ठंडा होता है। बताओ कैसा होता है? अब जैसा पानी होता है उसका कारण यही है कि वो ग्लेशियर से निकल के आई है, और ग्लेशियर से निकल के आ रही है तो आइस जो है वो क्या हो रही है, मेल्ट हो रही है। और मेल्ट होने का आइस का क्या हुआ है, वो मेल्टेड आइस जो पानी आ रहा है भाई साहब, वो बहुत ज्यादा ठंडा होता है यार, हद से ज्यादा ठंडा होता है यार, वो इतना ठंडा होता है बिकॉज मेल्टिंग आइस ही तो है वो। अब आइस मेल्ट हो गया तो फ्री कूलिंग तो हो जाएगी। फ्री कूलिंग मतलब वो जो करते हैं ना गर्मी में निकालने के लिए फ्रूट्स स्टोरेज कर देते हैं, कल मैंने आपको पढ़ाया होगा, बहुत ठंडा होता है जी। चलो आगे आ जाते हैं। पेरिनियल रिवर का मतलब आपको समझ आ गया। रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो चार ग्रुप है हमारे। हिमालयन रिवर जो हिमालय से निकलती है, डेक्कन रिवर, डेक्कन रिवर याद है, वही ब्लैक सॉइल वाला गुजरात महाराष्ट्र वाला डेक्कन प्लेट्यू, वहां से निकलती है वो डेक्कन रिवर होगी। कोस्टल रिवर होगी, कोस्टल रिवर का मतलब जो कोस्टल एरिया के आसपास है। रिवर ऑफ द इनलैंड ड्रेनेज बेसिन है ना, जो इनलैंड के अंदर है, मतलब लैंड में चलती है, लैंड में खत्म हो जाती है, वो वाली रिवर भी है। लेकिन सबसे जो मेन रिवर है वो कौन सी है, वो हिमालयन रिवर है। सबसे जो मेजर रिवर है वो क्या है, हिमालयन। तो ड्रेनेज सिस्टम के बेस पे बोलेंगे तो एक आगे हिमालयन रिवर, एक आगे पेनिनसुला रिवर। ये पेनिनसुला क्या होता है मैं आपको आगे बताता हूं, पहले हिमालयन की बात करते हैं। हिमालयन मतलब वो जो हिमालय है, जो पहाड़ है, जो भी आपने देखे थे वहां से निकलने वाली नदियां, ये पेरिनियल रिवर है। इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरी। बाकी इतनी इंग्लिश आपकी अच्छी होगी कि आपको पता चले कि गंगा के साथ और ब्रह्मपुत्र के साथ दा लगा, लेकिन इंडस के साथ पार्शियलिटी हो गई, इंडस के साथ दा नहीं लगा। अब इंग्लिश का रूल है आपको पता होगा, बट हाँ, अगर सिंधु नदी यानी इंडस की बात करें, गंगा ब्रह्मपुत्र की बात करें तो ये हिमालय से निकलती है, इसलिए इनके अंदर क्या है, हमेशा पानी चलता रहता है। अच्छी बात है कि जो हमारी गंगा मैया है कोई डिस्प्यूट नहीं है इसमें, है ना, कोई किसी कंट्री का डिस्प्यूट नहीं है, अपनी ही कंट्री में चलती है, अपनी कंट्री में खत्म होती है। तो गंगा हमारे लिए वरदान जैसी है, लेकिन हम लोग इसे पोल्यूट बहुत कर रहे हैं। लेकिन हमारे डिस्प्यूट है किसके साथ, इंडस और ब्रह्मपुत्र वाले केस में हमारे डिस्प्यूट है। सर कैसे डिस्प्यूट है? इंडस और ब्रह्मपुत्र की बात करेंगे तो इंडस रिवर का डिस्प्यूट इंडिया और पाकिस्तान का है, ब्रह्मपुत्र की बात करें तो डिस्प्यूट चाइना और इंडिया का है ना। तो यहाँ क्या है ना, एक देश से निकल के नदी दूसरे देश में आ रही है, तो दूसरा देश जो पहले होता है वो पानी को रोकने की कोशिश करता है, जिस बीच में हमारे क्या होता है डिस्प्यूट, बट हमारे इंटरनेशनल एग्रीमेंट होते हैं, हम एग्रीमेंट को लोग ब्रेक नहीं कर सकते, इसलिए सब स्मूथ चलता रहता है। लेकिन थोड़े थोड़े कॉन्फ्लिक्ट तो हमेशा से रहते हैं। अगला क्या गया, इंडस गंगा ब्रह्मपुत्र की बात करेंगे तो ये तो क्या हो गया जी, ये तो हो गया आपका हिमालयन रिवर। पेनिनसुला रिवर की बात करते हैं, पेनिनसुला का मतलब क्या होता है, जैसे आइलैंड होता है, आइलैंड चारों तरफ से कवर होता है किससे, पानी से, थ्री साइड जो वाटर से कवर उसे पेनिनसुला कह दिया जाता है। पेनिनसुला रिवर की बात करेंगे तो ये नॉन पेरिनियल है, इनमें पूरा साल पानी नहीं होता, जैसे महानदी हो गई, गोदावरी हो गई, कृष्णा है, कावेरी है, नर्मदा है, तापी है, ये सारी क्या होगी, पेनिनसुला रिवर। ये अपने आप में सीजनल रिवर है, इसलिए इनको नॉन पेरिनियल कहा जाता है। बारिश के समय इनके अंदर पानी आएगा, बारिश के बाद नदियां सूखी पड़ी रहेंगी। ठीक है जी, आपको दोनों समझ आए, हिमालयन और पेनिनसुला रिवर। हाँ सर ये तो क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। इंडिया की बात करेंगे तो ये आपको रिवर मैप दिख रहा है, गंगा रिवर का एरिया कहां पे है, इंडस का कहां पे है, सो यहां पे गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए। क्वेश्चन अगर यहां से आ जाएगा और आप आंसर कर दोगे तो अपने कंपटीटर से आप आगे निकल जाएंगे, और यही क्वेश्चन है जो अपन से आगे निकलेंगे, इसके साइंटिफिक नेम पे आगे नहीं निकलेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आपको आगे जाएंगे। तो थोड़ा सा रिवर मैप को देख लेना, मैंने यहां पे डिटेल में डाला हुआ है, मैं पीपीटी के अंदर आपको दे दूंगा, आप जूम करेंगे तो आपको अच्छे से सब दिख जाएगा कौन सी रिवर कहां से चलती है। वो ऊपर इंडस से शुरुआत होगी, सारी रिवर के नाम है, इंडस हो गया, झेलम हो गया, चिनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलुज है, गंगा है, यमुना है, घग्गर है, गंडक है, कोसी है ना, तीस्ता है, सारी की सारी रिवर मेंशन है। बस ऐसे नहीं करना कि सब रटा मारना, जितना रटा मारना मैंने वो किया हुआ है, मैंने ओरिजिनल लिख दिया, सिर्फ कितने 7-8 रिवर के लिखा है, कौन सी रिवर कहां से शुरू होती है और कहां पे एंड होती है। जैसे गंगा की बात करेंगे, गंगा गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से शुरू होती है, बे ऑफ बंगाल में खत्म हो जाती है। ब्रह्मपुत्र की बात करेंगे, ब्रह्मपुत्र जो तिब्बत से, मानसरोवर तिब्बत से, हिमालयन ग्लेशियर से स्टार्ट होती है, और फिर क्या है वो मर्ज हो जाती है बे ऑफ बंगाल के अंदर। उसके यमुना की बात करेंगे, यमुनोत्री ग्लेशियर से स्टार्ट होती है, और भैया संगम यानी कि अपना प्रयागराज जो है वहां पे आके क्या हो जाती है, वहां पे आके संगम प्रयागराज के अंदर आके वो क्या हो जाती है, मर्ज हो जाती है। उसके बाद अगर इंडस की बात करेंगे, इंडस जो है वो कहां से, वो भी तिब्बतन प्लेट्यू जो है जम्मू कश्मीर के आसपास वाला, वहां से क्या होती है, ओरिजिनेट होती है अरेबियन सी के अंदर मिक्स हो जाती है। ध्यान रखना पड़ेगा, ये जो रिवर थी ये दोनों ब्रह्मपुत्र भी और गंगा भी ये बे ऑफ बंगाल के अंदर जा रही थी, लेकिन जो इंडस है वो कहां जा रही है, अरेबियन सी के अंदर। चारों का याद कर लिया। उसके बाद यहां नीचे कावेरी का, कृष्णा का, गोदावरी और नर्मदा, बस 8 का ही लिखा है, क्योंकि ये 8 ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है, बाकी नहीं सारी नहीं पढ़नी है ना, तो आपको दिख नहीं रहा मुझे पता है, ये वाला छोटा छोटा बट पीडीएफ आपके पास आएगा तो वहां दिखेगा ये वाला। ठीक है, तो रिवर की बात कर रहे थे, रिवर की बात करेंगे तो रिवर जो अपने आप को एंड करती है, या तो बे ऑफ बंगाल के अंदर जाती है या फिर अरेबियन सी के अंदर जाती है। आपको पता होगा अरेबियन सी का मैप में आपको दिखाऊं तो इस साइड हमारा अरेबियन सी है, और इस साइड हमारा क्या है, वो हमारा बे ऑफ बंगाल है ना। तो मैक्सिमम जो रिवर खुद को एंड करती है वो कहां करती है, बे ऑफ बंगाल के अंदर। 77% जो ड्रेनेज एरिया है कंट्री का वो बे ऑफ बंगाल की साइड, और 23% जो है वो किसकी साइड है, अरेबियन सी। तो मैक्सिमम रिवर किसके अंदर जा रही है, वो जा रही है आपका बे ऑफ बंगाल की साइड। वो रिवर जो बे ऑफ बंगाल में जाती है उनका ड्रेनेज क्या हो गया, बे ऑफ बंगाल। जो अरेबियन सी में जाती है उनका क्या हो गया, उनका जो ड्रेनेज हो गया वो क्या हो गया जी, वो ड्रेनेज उनका हो गया क्या, वो हो गया आपका अरेबियन सी। इन रिवर को ईस्ट फ्लोइंग रिवर कहा जाता है, किनको, जो बे ऑफ बंगाल वाली है। क्योंकि ध्यान से देखो, जो रिवर बे ऑफ बंगाल में जा रही है, अब खुद सोचो ये ऐसे जा रही है बे ऑफ बंगाल की तरफ, बताओ वो ईस्ट फ्लोइंग है कि वेस्ट फ्लोइंग है, ऑब्वियसली इधर जा रही है तो ईस्ट वाली साइड जा रही है, तो उनको ईस्ट फ्लोइंग कहा जाता है। और जो इधर जाती है कि अरेबियन सी की तरफ, उन्हें वेस्ट फ्लोइंग रिवर कहा जाता है। एग्जांपल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी है ना, ये सारी बे ऑफ बंगाल में जाती है। इंडस, नर्मदा, तापी और साबरमती, माही, ये सारी जो है इसके अंदर ये अरेबियन सी के अंदर जाती है। यहां तक मामला सबका सेट है जी, सबको समझ आया है एवरीबॉडी। अब यस और नो कह सकते हैं, चैट के अंदर डाउट है तो पूछ लीजिएगा, मैं बिल्कुल आपके क्वेश्चन को आंसर करूंगा। सर क्वेश्चन कैसे आएगा रिवर का, है ना भाई, नाम पढ़ के थोड़ी सी तेरी बेइज्जती हो जाएगी। अब दिक्कत वो बेइज्जती क्यों होगी, क्योंकि तू डिजर्व करता है, एंड ऐसा कुछ नहीं कि बेइज्जती करना चाहता हूं, है ना। ये है जी सुनो फार्मिंग व्लॉग। तो फार्मिंग व्लॉग भाई तू वो व्लॉग बनाना छोड़ दे, मैं जनरल एडवाइस दे रहा हूं, मीठी बातें करता नहीं हूं, सीधी बातें करता हूं, ऐसा इसलिए बोल रहा हूं। ये सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले ही कल मैंने क्वेश्चन दिखाए थे, और आपको याद होगा रिवर से मैंने क्वेश्चन दिखाए थे आप लोगों को। बट दिक्कत ये कि आजकल की जनता का सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, पूरी पढ़ाई नहीं करेंगे, जनता एडमिशन भी लेते तो क्रैश कोर्स के अंदर। भाई ऐसा होता है, लोग दारू पी के कोई ना कोई खतरे वाला काम करते हैं, गाड़ी भगाते हैं, पहाड़ों पे चलाते हैं, ट्रैकिंग करते हैं, ये कोई एडवेंचर थोड़ी होता है। एडवेंचर तो ये होता है कि वैकेंसी 346 आई हो और बच्चा क्रैश कोर्स लेके तैयारी करे, है ना। अब वो तो जिसने 2 साल से पढ़ रखा है वो तो ले क्रैश कोर्स समझ आता है, रिवीजन हो जाएगा। बट कुछ फ्रेशर क्रैश कोर्स लेके तैयारी करते हैं भैया, जिस एग्जाम की प्रिपरेशन करने में लोग 3-3 साल लगा देते हैं, एडवेंचर तो इसे कहते हैं बच्चा 3 महीने के अंदर तैयारी करेगा। एंड अगेन मैं आपको नेगेटिव नहीं कर रहा, मैं आपको इतना सा वार्न कर रहा हूं कि सीरियस रहिए चीजों के लिए, चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो इस तरह से लाइटली नहीं लेना चीजों को।
वापस आते हैं, है ना। आगे आते हैं, रिवर की बातें हमने करी, रिवर के ओरिजिन पॉइंट मैंने आपको बता दिए थे। अब मेजर रिवर सिस्टम की बात कर लेते हैं। मेजर रिवर सिस्टम की बात करेंगे तो मेजर रिवर सिस्टम के अंदर क्या है जी, हमारे पास अलग अलग रिवर सिस्टम है ना। मेजर रिवर सिस्टम की बात करेंगे तो हमारे पास अलग अलग है, बस याद रखिएगा सबसे बड़ा जो रिवर सिस्टम है इंडिया के अंदर वो कौन सा है, वो है गंगा रिवर सिस्टम, और उसके बाद जो सेकंड है वो कौन सा है, गोदावरी रिवर सिस्टम। मेजर इज गंगा एंड सेकंड जो है वो क्या है, वो हो गया जी गोदावरी रिवर सिस्टम। गंगा के बाद सेकंड हाईएस्ट कौन सा हो गया, ये गोदावरी हो गया। क्या सारे लोग समझ गए? ठीक है, इसमें क्या समझना है, इसको याद करना था। आगे बढ़ते हैं। ऐसे मत कहिए रोज कर दिया, ये कर दिया, नहीं रोज नहीं, रियलिटी है यार, ये रियलिटी है, जिस दिन समझ जाओगे। क्योंकि ऐसा होता है ना, या तो मीठा मीठा बोलो, सब लोग आपके लिए अच्छा बोलेंगे, या फिर लोगों को रियलिटी दिखाओगे, रूम पे बैठ के स्मोकिंग मत कर, पढ़ाई कर, क्लास में बैठ के सो मत, उठ, क्लास में लेट मत, टाइम पे आ, नहीं पढ़ के फाइन लगा दो। ये सब वो तरीके होते हैं जहां बच्चे को पसंद तो नहीं आते पर बच्चे का सिलेक्शन करवाते हैं। तो या तो मैं उसको कह दूं कि बेटा ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, या मैं उसे डांट को ये चीज समझाऊं कि मैंने कल की क्लास के शुरुआत में बताया था 2 ही क्लासें ज्योग्राफी की, पहली प्रॉपर नहीं ली, क्या फायदा दूसरी लेने का। तो ये रियलिटी है, हमारा यूथ बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड है। आप उन्हीं यूथ में आते हैं, हम इतने डिस्ट्रैक्टेड है कि कोई हमें कुछ कह दे हम मुंह बना लेते हैं। भाई साहब सच में आजकल एक टीचर एक बच्चे को कुछ कह देना, बच्चा यूं बना लेता है मुंह, जैसे घर वाली अपने घर वाले से बना लेती है ना। बड़ी दिक्कत है आजकल की, जनता की एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा हो गई है कि सर तैयारी ऐसे करवाओ कि 3 महीने के अंदर सब करवा दो, 3 महीने के अंदर जो तू 4 साल में निकल गया हम 3 महीने में करवा दे। ये दिक्कत है और आपको ये चीज पॉजिटिव लेनी पड़ेगी कि इतना ज्यादा फोकस और कंसंट्रेशन जरूरत है कि आप 346 में से एक बन सको। क्योंकि डिस्ट्रैक्टेड तो सारी तुरे फिरते हैं, जहां मर्जी देख लो, पत्थर मारो, बेरोजगार के जाके, लेकिन रोजगार वाले को तो नहीं लगता। क्यों? अगला डिस्ट्रैक्शन की तरफ नहीं है ना यार, लेकिन हम डिस्ट्रैक्टेड हैं। तो पॉजिटिव लो इस चीज को और सुधारो खुद को। 99% लोग आज के टाइम में डिस्ट्रैक्टेड है और जो 1% नहीं है वो लोग सक्सेसफुल है। आगे चलते हैं, बात करते हैं सरफेस एंड ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज की। कल आपने क्वेश्चन देखा था, यहां से क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है और क्वेश्चन आपने देखा था जी, है ना। क्या देखा था क्वेश्चन आपने, किस तरह से पूछा जाता है। तो अगर बात करें कैचमेंट एरिया की, कैचमेंट एरिया का मतलब क्या होता है? कैचमेंट एरिया का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो यहां से एक रिवर निकल रही है, ये वाली रिवर निकल रही है, कहां पे, ये देखिए, ये रिवर यहां से निकल रही है, अपने मान लेते हैं कौन सी रिवर को, ये गंगा रिवर को देख लेते हैं, है ना। ये गंगा रिवर की जब मैं बात करता हूं, अब गंगा रिवर जो है ये यहां से चल रही है, ठीक है। अब जो यहां से चली तो अकेली गंगा नहीं चल रही है ना, गंगा के साथ बहुत सारी रिवर है जो उसके साथ आके पानी मिक्स कर देगी, उसकी सहायक नदियां जैसे ट्रिब्यूटरी कह दिया जाता है। तो गंगा नदी इतने सारे एरिया का पानी साथ लेके चल रही है, साथ लेके चल रही है मतलब पानी को अपने आप में ड्रेन कर लेती है, पानी अपने आप में इकट्ठा कर लेती है। तो गंगा क्या बन जाती है, कैचमेंट बेसिन बन जाती है, और सारे पानी के लिए जो उस रिवर के अंदर आ रहा है। तो कैचमेंट एरिया के बेस पे सबसे बड़ी जो रिवर है वो गंगा है। और गंगा के बाद अगर बोलेंगे तो वेस्ट फ्लोइंग के अंदर कौन है जी, कच्छ, सौराष्ट्र और लूनी है। बस अब गंगा तक याद रखिए, उतना काफी है। कैचमेंट एरिया वाइज सबसे बड़ी जो है वो कौन सी, गंगा। दूसरा मीन एनुअल फ्लो, मीन एनुअल फ्लो का मतलब नदी के अंदर पानी कितना बहता है, कितना उपयोग होता है वो नहीं कह रहे, कितना ग्राउंड वाटर के अंदर जाता है वो नहीं कह रहे, कितना एग्रीकल्चर को मिलता है वो नहीं कह रहे, बस नदी के अंदर कितना पानी बहता है। तो मीन एनुअल फ्लो की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा ब्रह्मपुत्र के अंदर है, उसके बाद जो पानी है वो गंगा के अंदर, बिकॉज़ ब्रह्मपुत्र बड़ी नदी है ना। तो ज्यादा पानी जो है वो कहां फ्लो करता है, वो फ्लो करता है जी किसमें, वो फ्लो करता है ब्रह्मपुत्र के अंदर। ओके, उसके बाद यूटिलाइजेबल फ्लो, अच्छा बीसीएम क्या होता है सर, बिलियन क्यूबिक मीटर होता है, यूनिट होता है नापने का, है ना। यूटिलाइजेबल फ्लो की बात करते हैं। यूटिलाइजेबल फ्लो का मतलब क्या हुआ, यूटिलाइजेबल फ्लो का मतलब हुआ कि इसको यूटिलाइज कैसे किया जाए। यूटिलाइज का मतलब क्या हुआ जी, यूटिलाइज का मतलब हुआ कि जब बात करते हैं किसकी, जब बात करते हैं यूटिलाइजेबल फ्लो की, तो यूटिलाइजेबल फ्लो वाले केस में क्या हुआ कि पानी जो जा रहा है उससे उपयोग भी किया जा रहा है कि नहीं। तो सबसे ज्यादा पानी जो उपयोग होता है वो किसका, गंगा का। गंगा के बाद किसका होता है, गोदावरी का। इंडिया की बात करेंगे। लास्ट आ गया रिप्लेनिशेबल ग्राउंड वाटर, कि पानी ग्राउंड वाटर में कितना जा रहा है। तो सबसे ज्यादा जो ग्राउंड वाटर के अंदर कंट्रीब्यूट करती है रिवर वो कौन सी करती है, वो हमारी गंगा रिवर करती है। तो सामने नजर डालिए और किसी पॉइंट में समझ ना आया हो कैचमेंट एरिया क्या होता है, फ्लो क्या होता है, यूटिलाइजेबल क्या होता है तो पूछ लीजिए, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। एंड यस बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं कि ब्रह्मपुत्र सर्वाधिक अवसाद को लेकर चलने वाली नदी है, फ्लो उसके अंदर ज्यादा है और फ्लो ज्यादा होगा तो साथ साथ लेकर आएगी आएगी। क्लियर हो गया, चलिए आगे। इस टाइम सारे लोग इतनी रोटियां खा के बैठे होते हैं ना तो ये कहते हैं कि समझ आ गया ना, ये कहते हैं समझ नहीं आया। अब पढ़ना भी है, क्या करें, है ना। तो ना तो यस कह रहे हैं ना नो कह रहे हैं, भाई साहब कुछ तो कहो। वो कह रहे नहीं सर कुछ ना कहो, नहीं कुछ कहना पड़ेगा भाई, है ना। ठीक है, सारे अब कह रहे हैं जागे जागे। चलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आगे चलते हैं। अब छोड़ते हैं पानी को, जरा मिट्टी के अंदर आ जाते हैं, बहुत पानी पानी हो गया है ना। हनी सिंह से इतना प्यार थोड़ी है कि पानी पानी करते हैं। आगे आगे कहां पे बात करते हैं किसकी, सोइल एंड हाईएस्ट स्टेट की। कि सोइल कहां पे और हाईएस्ट स्टेट मतलब कि कौन से स्टेट में कौन से वाली सोइल हाईएस्ट है। जैसे आपने मुझे कल बताया था कि इंडिया की अगर बात करेंगे तो इंडिया के अंदर जो सबसे ज्यादा सोइल पाई जाती है वो कौन सी है जी, वो एलुवियल सोइल है, यही कहा था आपने। अब आप मुझे बताओ अगर बात करो स्टेट की तो कौन सा स्टेट है जहां पे एलुवियल सॉइल सबसे ज्यादा पाई जाती है। आंध्र प्रदेश नहीं, अरुणाचल प्रदेश नहीं, ऑब्वियसली आप सही समझ रहे हैं ना। क्या समझ रहे हैं, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश वाले केस में क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे राइट आंसर जो है वो उत्तर प्रदेश आएगा। भागवत भाई कह रहा है कि क्लास के चक्कर में लंच नहीं कर रहा हूं 2 दिनों से, तो कल से आपको लंच ब्रेक हम देंगे। वो यूट्यूब था ना, या यूट्यूब बिजी है हमारा, सुबह 8 से 9, 9 से 12, 12 से 6 क्लास है ना, तो इसलिए ब्रेक नहीं था। अगर आप कहेंगे तो कल से जो पेड वर्जन में चल जाएगा, ये ऐप के अंदर चलेगा, तो बीच में ब्रेक दे देंगे ताकि आप बच्चे अच्छे से खाना खा पाए। चलिए, तो उत्तर प्रदेश के अंदर आपने बताया। तो सोइल की बात करने से पहले सोइल ऑर्डर की बात कर लेते हैं। सोइल ऑर्डर आप सारे लोग जानते होंगे। सोइल ऑर्डर का मतलब क्या होता है, जो टाइप्स ऑफ सोइल पढ़ते हो ना, आपने देखा होगा आईसीआर कहता है 8 टाइप्स की सोइल है, कहीं 7 टाइप्स की लिखी होती है, कहीं 9 टाइप्स की लिखी होती है। तो ये हमारा क्या होता है, नेशनल क्लासिफिकेशन होता है। जब सोइल को इंटरनेशनल लेवल पे क्लासिफाई किया जाता है ना, तो इंटरनेशनल लेवल पे क्लासिफाई जब सोइल को किया जाता है तो उस टाइम पे क्या किया जाता है, इंटरनेशनल लेवल पे क्लासिफाई करते टाइम सोइल को क्या करते हैं, उन्हें सोइल ऑर्डर के अंदर क्लासिफाई कर देते हैं। एक सोइल ऑर्डर के अंदर मल्टीपल सोइल आ सकती है और एक ही सोइल मल्टीपल सोइल ऑर्डर के अंदर आ सकती है। जैसे एलुवियल सोइल, एलुवियल सोइल इतनी ज्यादा वास्ट है कि वेस्ट में देखो तो कैरेक्टर कुछ और दिखते हैं एलुवियल सोइल के, और ईस्ट में जाओगे तो कुछ और दिखते हैं। तो एलुवियल सोइल एंटी सोइल में भी आती है, इंसेप्टी सोइल में भी आती है और अल्फी सोइल के अंदर भी आती है। तीनों ऑर्डर के अंदर आ सकती है, वो डिपेंड करता है किस तरह की एलुवियल सोइल है। तो जब बात करते हैं एलुवियल सोइल की तो तीनों में आती है, एंटी सोइल, इंसेप्टी सोइल, अल्फी सोइल, और सबसे बड़ा जो ऑर्डर है वो कौन सा है, वो इंसेप्टी सोइल है एरिया वाइज। और उसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा है वो कौन सा है, एंटी सोइल। तो भाई ज्यादा भी अपने आप में एलुवियल सोइल ही है, तो एलुवियल वाले ऑर्डर सबसे ज्यादा होंगे। तो इंसेप्टी सोइल सबसे बड़ा, एंटी सोइल उससे छोटा, सेकंड हाईएस्ट है। टोटल सोइल ऑर्डर कितने हैं, 12। ब्लैक सोइल किसमें आती है, वर्टी सोइल में, रेड सोइल अल्फी सोइल में, लेटराइट जो वर्टी सोइल में, और जो डेजर्ट सोइल है वो तो डेजर्ट ही मतलब एरिडी सोइल के अंदर आती है। ये तो सोइल ऑर्डर की बात होगी कि कौन सा सोइल ऑर्डर कहां पे हाईएस्ट है। ठीक है जी, ये बात हो गई। अब सोइल की बात कर लेते हैं, है ना। सोइल की रैंकिंग की बात कर लेते हैं। सबसे ज्यादा सोइल तो सबको पता ही है कौन सी पाई जाती है, एलुवियल सोइल जो है वो क्या है, सबसे ज्यादा है, ये बात तो सबको क्लियर है। लेकिन एलुवियल सोइल के बाद जाऊंगा तो सेकंड सोइल, देखो सेकंड हाईएस्ट सोइल के अंदर थोड़ा सा डाउट है। वो डाउट आपको नहीं है, देखो अगर तो मैं यहाँ पे रेड सोइल लिखता हूं तो रेड सोइल के अंदर येलो सोइल का एरिया कंबाइन नहीं है। तो याद रखिएगा अगर आप कंबाइनली लेके चलेंगे, क्या कंबाइनली लेके चलेंगे, रेड एंड येलो सोइल लेके चलेंगे कंबाइनली, तो फिर इनका एरिया बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा का मतलब फिर जो सेकंड रैंक पे है वो कौन आएगी, रेड एंड येलो सोइल आएगी, और थर्ड रैंक पे कौन आएगी, ब्लैक सोइल आएगी। फर्स्ट और फोर्थ वही रहेगा, फर्स्ट पे एलुवियल सोइल आएगा, फोर्थ पे लेटराइट सोइल आएगा। लेकिन अगर रेड एंड येलो कंबाइन कर दिया तो फिर रेड सेकंड पे हो जाएगा, ब्लैक थर्ड पे हो जाएगा। लेकिन येलो हटा डाला तो फिर इसकी लाइफ नहीं होती जंगल लाला, इसलिए फिर रेड थर्ड पे आ जाता है और ब्लैक सेकंड पे आ जाता है। उम्मीद करता हूं जैसा क्वेश्चन लिखा होगा उस हिसाब से आप आंसर कर लेंगे कि वो सेकंड आएगा कि थर्ड आएगा। मैंने आपको बता दिया कि येलो को कंबाइन कर दोगे तो फिर क्या हो जाएगा, उसका रैंक सेकंड हो जाएगा, और कंबाइन नहीं करोगे भैया तो फिर उसका रैंक क्या हो जाएगा, उसका जो रैंक है वो क्या हो जाएगा, वो थर्ड हो जाएगा। क्या ये बात सबको समझ आ गई? हाँ सर, ये बात तो क्लियर हो गई। ठीक है, ये क्लियर होगी। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, किसकी बात करते हैं,
अब ये सोइल तो थोड़ी बहुत जानते हो ना, क्योंकि सोइल तो सोइल साइंस का पार्ट है, लेकिन मैं जो पढ़ा रहा हूं ज्योग्राफी का पार्ट है, तो मैं आपको थोड़ा सा और चीज बताता हूं। जैसे अगर बात करते हैं सोइल की, तो सोइल जो सबसे ज्यादा पाई जाती है और सोइल जो गैंगेटिक प्लेन के अंदर पाई जाती है, गंगा के समतल मैदानों के अंदर पाई जाती है, वो सोइल कौन सी होती है जी? वो सोइल होती है आपकी कौन सी? वो सोइल होती है आपकी एलुवियल सोइल। एलुवियल सोइल मोस्ट फर्टाइल सोइल मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? क्योंकि न्यूली फॉर्म्ड सोइल होती है। जैसे अगर बात करूं आपके कपड़ों की, आपके कपड़े चमकते हुए एकदम बढ़िया कब होते हैं? जब हम नए नए लेके आते हो, है ना, लेकिन हम उसे पहनते हैं तो धीरे धीरे पुराने हो जाते हैं। तो ऐसा ही यहाँ पे होता है। क्या होता है यहाँ पे? जब बात करते हैं आपके एलुवियल सोइल की, तो एलुवियल सोइल न्यूली फॉर्म्ड सोइल है, अभी अभी वेदरिंग होकर बनी है। आप अगर किसी रिवर के अंदर गए होंगे, जैसे संगम के अंदर, प्रयागराज में गए या फिर किसी भी रिवर के अंदर गए, तो क्या आपने रिवर में नीचे पैरों के अंदर एक्सपीरियंस किया? क्या एक्सपीरियंस किया? नीचे आपने पैरों में एक्सपीरियंस किया होगा कि वहां पे रेत होती है, सैंड होती है। वो रेत और सैंड नहीं है, वो क्या है? वो अपने यहाँ पे प्राइमरी मिनरल्स हैं। अभी अभी रॉक्स की वेदरिंग होकर आई है, अभी तो आज ही नहीं हुई है, हजारों साल लग जाते हैं उसके अंदर, है ना। लेकिन रॉक्स की क्या हो रही है? वेदरिंग हो रही है, और वेदरिंग होने से क्या हो रहा है? पैरेंट मटेरियल, और पैरेंट मटेरियल के टूटने से सैंड आ रही है, या फिर कहिए कि न्यूली फॉर्म्ड सोइल आ रही है। इसके अंदर सारे के सारे न्यूट्रिशन प्रॉपर क्वांटिटी के अंदर पाए जाते हैं। तो इसीलिए जो सोइल होती है ये क्या होती है? हाईली फर्टाइल, जिसे खादर और बांगर के अंदर आप क्या करते हो? क्लासिफाई करते हो। उत्तर प्रदेश के अंदर ज्यादा पाई जाती है, पर मोस्टली जो इंडो गैंगेटिक प्लेन है, जो ट्रांसगैंगेटिक प्लेन है, वहां पे आपको एलुवियल सोइल का डिस्ट्रीब्यूशन दिखेगा। ये बात समझ गए? उसके बाद ब्लैक सोइल। ब्लैक सोइल की बात करेंगे तो जो डेक्कन प्लेट्यू वाला एरिया है, मोस्ट ऑफ द डेक्कन इज कवर्ड बाय ब्लैक सोइल, क्योंकि डेक्कन वाला जो एरिया है वहां पे क्या है? वहां पे ज्यादा ब्लैक सोइल है। ब्लैक सोइल जो होती है अपने आप में क्या होती है? मोल्ड मोलिनाइट के अंदर रिच होती है, इसलिए इनके अंदर जब पानी जाता है तो पानी जाने पर ये फूल जाती है। जैसे होता है ना, किसी लड़की को मुंह फुला लेती है, तो लड़की को कुछ कहो तो मुंह फुलाती है, और ब्लैक सोइल को पानी दो तो मुंह फुला लेती है, और पानी निकाला तो मुंह सिकुड़ लेती है भैया, है ना। तो श्रिंकिंग एंड स्वेलिंग पोटेंशियल इसके अंदर होता है कि पानी आएगा तो स्वेल हो जाएंगे, पानी जाएगा तो वो क्या हो जाएंगे? श्रिंक हो जाएंगे। तो श्रिंकिंग स्वेलिंग पोटेंशियल इनका होता है। श्रिंक स्वेल होने से क्या होता है? इनकी मिट्टी के अंदर क्या होती है? क्रैक आ जाती है, दरार आ जाती है, जिस कारण से रूट भी डैमेज होती है। लेकिन जो ब्लैक सोइल है सबसे अच्छी मानी जाती है कॉटन कल्टीवेशन के लिए। तो जिन एरिया के अंदर ब्लैक सोइल ज्यादा पाई जाती है वहां पे कॉटन कल्टीवेशन भी ज्यादा होती है। अब कहां पाई जाती है? महाराष्ट्र गुजरात के अंदर ब्लैक सोइल होती है। एंड अगर बात करेंगे किसकी, जब बात करेंगे हाईएस्ट कॉटन प्रोडक्शन की, तो वो भी कहां पे है? वो भी तो महाराष्ट्र और गुजरात के अंदर ही होता है। सही बोल रहा हूं जी? चलिए, तो कॉटन के लिए ब्लैक सोइल, और ब्लैक सोइल महाराष्ट्र में, और ब्लैक सोइल का ऑर्डर आपको पता है वर्टी सोइल, और ब्लैक सोइल के अंदर श्रिंक स्वेल पोटेंशियल किस कारण से? मोल्ड मोलिनाइट के कारण होता है, और श्रिंक स्वेल पोटेंशियल को सेल्फ फ्लोइंग भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? श्रिंक स्वेल पोटेंशियल को सेल्फ फ्लोइंग भी कहा जाता है। ये बात तो क्लियर होगी। आगे रेड सोइल। रेड सोइल की बात करते हैं। रेड सोइल का जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, जो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी है, वो कंपैरेटिवली क्या होती है? वो कम होती है। वाटर रिटेंशन कैपेसिटी जो है वो कंपैरेटिवली क्या होती है? कम होती है। इसकी फर्टिलिटी भी स्लाइटली कम होती है। लेकिन अगर कल्टीवेशन की बात करें तो ऐसी क्रॉप है जिसको क्या करना होता है? अंदर घुसना होता है। अंदर घुसना होता है मतलब उसको मिट्टी के अंदर जाना। पहले प्लांट लग जाते हैं, लेकिन प्लांट लगने के बाद उसके ऊपर पैग लगते हैं, और पैग लगने के बाद सब नशे में धुल जाते हैं। पैग लगते हैं तो पैग फिर मिट्टी के अंदर जाते हैं, और पैग जब अंदर जाते हैं तो उसको लूज सोइल चाहिए होती है, और लूज सोइल जहां पे होगी पैग अच्छे से अंदर जाएंगे। पैग जितना अच्छे से अंदर जाएंगे उतना बढ़िया असर दिखाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब उतना अच्छे से पोर्ट बनेंगे। यस, ग्राउंडनट की बात कर रहा हूं। तो रेड सोइल जो है वो क्या होती है? वेरी सुटेबल सोइल है किसकी? कल्टीवेशन के लिए, ग्राउंडनट की कल्टीवेशन के लिए। बिकॉज़ ग्राउंडनट में जो पैग बनते हैं तो पैग को पेनिट्रेट करने के लिए ब्लैक सोइल मिल जाएगी, तो ब्लैक में क्ले ज्यादा होता है, ब्लैक की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है, ब्लैक के ऊपर वाटर लॉगिंग ज्यादा होती है, तो ब्लैक के अंदर पैग घुस नहीं पाएगा। तो पैग को अंदर जाने के लिए लूज सोइल चाहिए। तो जैसा कि मैंने बोला कि सैंड ज्यादा होता है रेड सोइल के अंदर, तो कंपैक्शन कम होता है। कंपैक्शन कम होने के कारण जो पैग है वो अच्छे से पेनिट्रेट कर पाते हैं, इसलिए प्रोडक्शन वहां पे पैग का ज्यादा होता है। पैग का प्रोडक्शन ज्यादा तो पोर्ट का प्रोडक्शन ज्यादा, और पोर्ट का प्रोडक्शन ज्यादा ओवरऑल मूंगफली का प्रोडक्शन ज्यादा। इसलिए आप लोग पढ़ते हो कि ग्राउंडनट के लिए कौन सी सोइल सुटेबल है? रेड सोइल, जो ग्राउंडनट कल्टीवेशन के लिए सुटेबल है। उसके बाद क्या? लेटराइट सोइल। आपको मनीषा ने पढ़ाया होगा। क्या पढ़ाया होगा? ये प्रोसेस क्या होती है? लेटराइजेशन। अगर आपको पता है तो मुझे बताइए, लेटराइजेशन के अपोजिट प्रोसेस को क्या कहा जाता है ना? लेटराइजेशन के अपोजिट प्रोसेस कैल्सिफिकेशन, उसका अपोजिट होता है डीकैल्सिफिकेशन। ऐसे ही लेटराइजेशन की बात करेंगे तो लेटराइजेशन के अपोजिट प्रोसेस को क्या बोला जाता है? अच्छी बात है जो बताएंगे, बिल्कुल एकदम करेक्ट बोला जा रहा है। लेटराइजेशन का अपोजिट प्रोसेस होता है क्या? पोर्टोलाइजेशन। लेटराइजेशन का जस्ट अपोजिट क्या हो गया? पोर्टोलाइजेशन हो गया। लेटराइट सोइल की बात करेंगे तो लेटराइट सोइल जो लेटर वर्ड से लिया गया। लेटराइट का जो नाम है वो कहां से पड़ा? लेटर से। और लेटर का मतलब क्या होता है? ब्रिक होता है भाई साहब। अब ब्रिक को आप जानते होंगे, नहीं जानते? अरे ब्रिक यार जिसे ईंट कहा जाता है ना। आप वो जो घर बनाते हो तो उस टाइम पे ईंटों को लगाते हो ना, तो इस सोइल को ब्रिक सोइल क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें भी ब्लैक सोइल की तरह, वैसे तो ब्लैक सोइल क्या होती है? फूलती और सिकुड़ती भी है, पर लेटराइट सोइल पानी जब आता है तो सॉफ्ट हो जाती है, और पानी जाने में बहुत हार्ड, इतनी हार्ड होती है भाई कोई 3-5 कर रहा हो ना, अच्छा उठा के मारनी नहीं सर में, ऐसे में तो समझाने के लिए मजाक कर रहा था कि पानी जाने पर इतनी ज्यादा हार्ड हो जाती है कि ब्रिक जैसी बन जाती है ना, ईंट जैसी बन जाती है। तो ब्रिक जैसी हार्ड हो जाती है, इसलिए ब्रिक से इसका नाम पड़ा। लेटर से इसका नाम क्या पड़ा? लेटराइट सोइल पड़ा, जो इंडिया में 4th रैंक पे आती है। चलो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा मैंने सोइल का इंट्रोडक्शन दिया, ये तो वैसे दे दिया मैंने, ये मेजर पार्ट ऑफ सोइल साइंस का। ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बताया एलुवियल सोइल फर्स्ट रैंक पे आती है। रेड एंड येलो कंबाइन कर देंगे तो सेकंड रैंक पे आ जाएंगी, अलग रखेंगे तो रेड थर्ड पे, ब्लैक सेकंड पे, और 4th रैंक का कोई चक्कर ही नहीं है, वहां हमेशा कौन आएगा? लेटराइट सोइल आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े जी, आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं किसकी? ये तो सोइल मैंने आपको कल ही दिखा दिया था कहां पे कौन सी सोइल है। आगे बात कर लेते हैं किसकी? अब बात कर लेते हैं स्टेट वाइज मैक्सिमम सोइल की, कि कौन से स्टेट में कौन से वाली सोइल सबसे ज्यादा होती है। तो सबसे पहले कौन सी सोइल आ गई आपकी? एलुवियल सोइल। एलुवियल सोइल की बात करेंगे तो एलुवियल सोइल इंडो गैंगेटिक प्लेन के अंदर सबसे ज्यादा है। इंडो गैंगेटिक प्लेन का मतलब जो गंगा के समतल मैदान है वहां पे क्या है? ये वाली सोइल ज्यादा है। और गंगा के समतल मैदान में अगर स्टेट में जाएंगे तो भैया स्टेट वाइज बोलेंगे तो जो हमारा स्टेट है, कौन सा स्टेट? वही वाला। कौन से वाला सर? अरे यार यूपी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के अंदर क्या है? सबसे ज्यादा एलुवियल सोइल पाई जाती है। तो याद रखना, या तो इंडो गैंगेटिक प्लेन उतर आएगा, नहीं अगर स्टेट ही पूछा गया तो सबसे ज्यादा जो एलुवियल सोइल है वो कहां पाई जाती है? वो उत्तर प्रदेश के अंदर पाई जाती है। उसके बाद आ गया ब्लैक सोइल। ब्लैक सोइल की बात करते हैं तो ब्लैक सोइल जो है वो कहां पाई जाती है? ब्लैक सोइल पाई जाती है सबसे ज्यादा महाराष्ट्र के अंदर, और महाराष्ट्र के बाद कहां पाई जाती है? गुजरात के अंदर सबसे ज्यादा वो पाई जाती है। उसके बाद अगर बोलेंगे रेड सोइल, तो रेड सोइल सबसे ज्यादा कहां पे है? तमिलनाडु के अंदर। लेटराइट सोइल की बात करेंगे तो वो कर्नाटक और केरला के अंदर ज्यादा है। येलो सोइल केरला के अंदर ज्यादा है। मार्शी सोइल भी केरला में, मार्शी मतलब टोटल वाली जो मिट्टी होती है जहां पे एनारोबिक कंडीशन से ऑर्गेनिक मैटर ह्यूमस में कन्वर्ट नहीं हो पाता, और ऑर्गेनिक मैटर वहां पे ज्यादा हो जाता है। 10 to 40% ऑर्गेनिक मैटर वहां पे हो सकता है। कौन सी सोइल के अंदर? मार्शी सोइल के अंदर। तो मार्शी सोइल जो केरला, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड और डब्ल्यूबी मतलब वेस्ट बंगाल के अंदर पाई जाती है। नजर डालिए सामने, उम्मीद करता हूं ये भी आपको याद हो गया होगा कि कौन से वाली सोइल कहां पे हाईएस्ट होती है। एक भाई बहन कह रही है, कहती है राजस्थान में भी ब्लैक सोइल होती है। यस, डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो तो बहुत सारी जगह मिलता है, लेकिन राजस्थान के अंदर बहुत माइनर एरिया में है। राजस्थान से बड़ा एरिया गुजरात के पास है, गुजरात से बड़ा एरिया महाराष्ट्र के पास है। तो सबसे ज्यादा जो है वो कहां पे है? महाराष्ट्र में होती है। जी बताइए क्या यहां तक सब कुछ एकदम क्लियर, ऑल क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, एक डाउट है, एलुवियल सॉइल किस क्रॉप के लिए सुटेबल होती है? किस क्रॉप के लिए सुटेबल बोलेंगे? एलुवियल सॉइल मोस्ट फर्टाइल सॉइल है जी इंडिया की। ये लगभग सारी क्रॉप के लिए सुटेबल है। आप राइस को लगाइए, मस्टर्ड को लगाइए, व्हीट को लगाइए, शुगर को लगाइए, सारी के लिए क्या सुटेबल है, क्योंकि अपने आप में मोस्ट फर्टाइल है, सबसे ज्यादा एरिया पाया जाता है। तो ऑल क्रॉप के लिए सुटेबल माना जाता है किसे? एलुवियल सॉइल के लिए। ठीक है, और कोई डाउट तो नहीं बचा? नहीं बचा। चलिए आपकी साइड से कोई डाउट नहीं तो मेरी साइड से कुछ डाउट्स हैं। वो डाउट्स इसलिए आपको कल मैंने क्वेश्चन दिखाए थे।
क्वेश्चन के आंसर आपको पता चल गए होंगे। क्या क्वेश्चन दिखाए थे कल? एक आपको पता हाईएस्ट ब्रैकिश वाटर कहां पे है? उड़ीसा के अंदर है ना। उसके साथ साथ जो ड्रेनेज बेसिन और कैचमेंट वाले क्वेश्चन आए हुए हैं उसके आंसर मैंने अभी भी आपको दिए। कैचमेंट वाइज गंगा बड़ी है, रेप्लेशन वाटर वाइज गंगा बड़ी है। एंड बात करें इरिगेशन वाटर की तो इरिगेशन सदा गंगा रिवर से ही मिल रहा है। उसके अलावा एक और क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था जो कल हमने क्वेश्चन शुरुआत में देखे थे? एक शुरू में क्वेश्चन था, वो भूल गया, बता दूंगा जब याद आएगा। तो आंसर आपने सारे देख लिए ज्योग्राफी के दो लेक्चर के अंदर। अब मेरे कुछ आपसे डाउट्स है, मैं आपसे पूछूंगा, है ना। ओके, मेरे कुछ डाउट्स है वो मैं आपसे पूछता हूं, आप मुझे आंसर बताइएगा। मैं विदाउट ऑप्शन आपसे पूछूंगा और अगर आपने ज्योग्राफी को अच्छे से पढ़ा है और समझ आया तो आप देखेंगे कि बिना ऑप्शन के भी आंसर कर पाएंगे। पहला मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इंपैक्ट व्हिच पार्ट ऑफ इंडिया। अगर इंडिया की बात करते हैं, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहां पे आता है, मैंने आपको दिखाया था वो कैस्पियन सी, ब्लैक सी जो है, वहां से लो प्रेशर इंडिया की तरफ बढ़ता है, गुजरात, राजस्थान और पंजाब वाली साइड से एंटर करता है। उसके बाद बताइए कौन से पार्ट को डिस्टर्ब करता है, कौन से पार्ट को अफेक्ट करता है। सब लोगों को आंसर चाहिए, जरा से एक्टिव हो जाइए, बिकॉज़ अगर आपने पढ़ा है तो फिर आपको इतना आंसर आना चाहिए। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है लिखा जा रहा है यूके और एफपी को अफेक्ट करता है, नॉर्दर्न पार्ट लिखा जा रहा है हिमालयन। बिल्कुल, अगर मैं इस क्वेश्चन के आंसर की बात करूं तो आप ही ने मुझे बताया कि अगर तो स्टेट वाइज आएंगे तो स्टेट वाइज हमारा जो जम्मू कश्मीर की 2 यूटी हो गई, उसके साथ साथ हिंदुस्तान पेट्रोलियम नहीं भाई साहब, हिमाचल प्रदेश हो गया, और उसके बाद हमारा कौन हो गया? उत्तराखंड हो गया। इन 3 स्टेट को ये क्या करता है? इंपैक्ट करता है। अगर मैं टोपोग्राफी वाइज जाऊं तो टोपोग्राफी वाइज किसे इंपैक्ट कर रहा है? जो हमारी हिमालयन रेंज है, हिमालयन रेंज को ये क्या करता है? मोस्टली अफेक्ट करता है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साइड में, नॉर्थ में जाऊंगा तो फिर ये किस पार्ट को इंपैक्ट करता है? ये नॉर्दर्न इंडिया को इंपैक्ट करता है। बताइए, समझ आ गया? हां सर, ये बात तो पहले क्लियर थी, हमने उत्तर बताया, बढ़िया बात। चलिए फिर आगे चलते हैं। अब जब मुझे इसका आंसर दीजिए, साउथ वेस्ट मानसून स्टार्ट्स फ्रॉम व्हिच स्टेट, जबकि ऑप्शन नहीं दे रहा हूं एंड आप सारे आंसर कर पाएंगे। साउथ वेस्ट मानसून की बात करते हैं तो हमारा जो साउथ वेस्ट मानसून है वो क्या है? 1 से 3 जून को स्टार्ट होता है। 2 इसकी ब्रांचेस होती हैं, एक ब्रांच होती है अरेबियन सी और दूसरी हमारी ब्रांच कौन सी होती है? बे ऑफ बंगाल। जो बंगाल वाला साइड है, जो बिहार वाला पार्ट है, जो नॉर्थ ईस्टर्न वाला पार्ट है, वो इस वाली ब्रांच से पानी लेता है। लेकिन बाकी जो इंडिया है वो कहां से? अरेबियन सी से पानी लेता है। इसलिए इस ब्रांच को क्या कहा जाता है? इसे मेजर ब्रांच माना जाता है। और ये टाइम जो है यहाँ पे रेनफॉल ज्यादा आती है, इसलिए इस टाइम को ग्रैंड पीरियड ऑफ रेनफॉल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये क्या है जी? ये ग्रैंड पीरियड है रेनफॉल का। वो क्यों है? क्योंकि इस टाइम पे क्या होती है? बारिश ज्यादा होती है। क्वेश्चन मेरा है, आंसर आपने पहले से बता दिया कि सर 1 से 3 जून सबसे पहला जो स्टेट है जहां से बारिश शुरू होती है वो कहां से होती है जी? वो केरला से शुरू होती है। ठीक है जी, समझ आ गया। आगे चलते हैं, बिना ऑप्शन के आंसर दे दो आप लोग, देख लो, है ना। अगला आ गया, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ साउथ वेस्ट मानसून। अब देखो ओरिजिन पूछा गया तो वैसे तो इसके ओरिजिन 2 है, लेकिन जब ऑप्शन आपको नहीं मिला है, फिर एक ही उत्तर देना है, तो फिर आप 2 नहीं कह सकते, फिर आपको एक ही कहना पड़ेगा। एक कौन सा कहोगे जो मेजर होगा? तो बताइए। फिर ओरिजिन की बात करूंगा तो केरला मत करिए, केरला से शुरू होता है। ओरिजिन की बात करेंगे तो ओरिजिन के अंदर या तो बे ऑफ बंगाल आएगा या फिर अरेबियन सी आएगा। एंड यस, बिल्कुल सही लिखा जा रहा है। अगर मुझे एक ही आंसर देना है तो फिर बे ऑफ बंगाल नहीं दे सकता, बिकॉज़ वो अपने आप में माइनर ब्रांच है। तो आंसर क्या करना पड़ेगा? जो आपकी अरेबियन सी ब्रांच है, या फिर सीधा सीधा अरेबियन सी कह दीजिए। तो जो इंडियन ओशन का पार्ट अरेबियन सी है, वहां से क्या होता है? साउथ वेस्ट मानसून स्टार्ट होता है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट आ गया, व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्टेट हैज हाईएस्ट ब्लैक सॉइल। एक्चुअली मैंने तो सीधा क्वेश्चन पूछा, पेपर के अंदर इस तरह से नहीं आया था। पेपर के अंदर पूछा गया था, क्या पूछा गया था? पेपर में पूछा गया था कि व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्टेट हैज हाईएस्ट एरिया अंडर वर्टी सोल। तो पहले तो ऑर्डर पता होना चाहिए कि वर्टी सोल के अंदर कौन सी सोइल आती है। सबको पता है ब्लैक सोइल। अब ब्लैक सोइल का एरिया तो अभी हमने डिस्कस कर ही लिया था, महाराष्ट्र के अंदर जाता है। उसके बाद कहा गया व्हिच स्टेट गेट मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न मानसून। अगर साउथ वेस्ट की बात करेंगे तो पूरी इंडिया को बेनिफिट देता है, लेकिन साउथ इंडिया की बात, साउथ वेस्ट की बात नहीं कर रहा, बात कर रहा है नॉर्थ ईस्ट मानसून की। तो नॉर्थ ईस्ट मानसून कुछ स्टेट को फायदा देता है, पर एक ही बताना होगा तो फिर आपको आंसर करना पड़ेगा जम्मू कश्मीर नहीं, क्योंकि जम्मू कश्मीर को फायदा देता है, आंसर तो किया जा सकता है, पर मेजर जो बेनिफिट है वो तमिलनाडु को मिल रहा है। तो इस मानसून से बारिश जो जम्मू कश्मीर को, तमिलनाडु को, कुछ आंध्र प्रदेश के पार्ट को और कुछ पार्ट ऑफ कर्नाटक को बारिश मिलती है, लेकिन सबसे ज्यादा जो बेनिफिट मिलता है वो कौन से स्टेट को मिलता है? वो तमिलनाडु को मिलता है। कौन से स्टेट को जी? वो तमिलनाडु को मिलता है। अब बिना ऑप्शन के आंसर कर ही है तो लास्ट क्वेश्चन का आंसर कीजिए मुझे, व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्टेट और यूटी हैज मिनिमम टेंपरेचर इन हिमालयन रीजन। अब जो खुद आप आंसर लोगे बिना ऑप्शन के, क्योंकि आपने इमेज बनाई है दिमाग के अंदर। हिमालयन रीजन के अंदर जाओ और मुझे किसी स्टेट या यूटी का नाम बताओ, बिकॉज़ हिमालयन रीजन के अंदर स्टेट भी आते हैं, यूटी भी आते हैं। तो बताइए कौन सा स्टेट या फिर यूटी जो है जहां पे मिनिमम टेंपरेचर होता है। एंड यस, आई एम गेटिंग राइट आंसर। जम्मू कश्मीर मत लिखिए, तो जम्मू कश्मीर स्टेट नहीं रहा, 2 यूटी बन गई है। तो अब इन 2 यूटी में से मुझे एक यूटी का नाम बताइए, या फिर बाकी हिमाचल उत्तराखंड में से कहां सबसे कम टेंपरेचर होता है। यूजुअली हिमाचल की बात करो तो वहां टेंपरेचर कम कितना जाता है? 0 डिग्री, -2, -5, -10। -10 हिमाचल किसी पार्ट में जाता तो जाता, वरना -2, -3 तक जाता है। बट लेह लद्दाख के अंदर टेंपरेचर -10 से भी आगे निकल जाता है, -15, 16, कभी-कभी वहां -20 डिग्री सेंटीग्रेड एक्सपीरियंस किया गया। वहां पे ये हाल हो जाते हैं कि घरों के अंदर जो नल होते हैं, जो टैप होते हैं, उसको वो खुला छोड़ते हैं, बिकॉज़ अगर खुला छोड़ने पर पानी थोड़ा-थोड़ा बहता रहता है। अगर बंद कर दिया तो पानी जम जाता है पाइप के अंदर, और जब आप खोलोगे तो पानी आएगा ही नहीं, क्योंकि पानी सारा जम चुका है, इतनी ज्यादा ठंड होती है। तो सबसे कम टेंपरेचर जो है वो कहां पे होता है? वो लेह लद्दाख के अंदर होता है, -15 टू -20 डिग्री सेंटीग्रेड। ओवर करूंगा हमारे ज्योग्राफी के सेक्शन को, अगले सेशन का टाइम हो गया, बट क्या आपने रियलाइज किया 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन का आंसर आपने किया विदाउट एनी ऑप्शन। एंड अगेन मैं आपको ये कहूंगा, एंड आई विल अप्रिशिएट योरसेल्फ कि आपने क्लास अटेंड करी, सिंसियरली अटेंड करी, और अगर आपने 6 क्वेश्चन का आंसर बिना ऑप्शन के दिया तो खुद को बताइए कि अगर आप ये कर सकते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं कि 346 में आपका सिलेक्शन हो जाए। पर ये करने के लिए 6 क्वेश्चन आंसर करने के लिए आपने 2 दिन अच्छे से मेहनत की है, तो अब 6 नहीं आपको 60 क्वेश्चन आंसर करने हैं, तो बस 60 क्वेश्चन आंसर करने के लिए इसी तरह जो अगले 3 महीने है ना, वो डेडिकेशन से लगा दो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सेलेक्ट होगे। हां, कंपटीशन थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है लेकिन इंपॉसिबल नहीं है। तो मेहनत करोगे, कंसिस्टेंसी बना के रखोगे तो डेफिनेटली तुम्हें रिजल्ट मिलेगा। मैंने कुछ ज्योग्राफी के क्वेश्चन शुरू में दिखाए थे, वो रखे हुए यहाँ पे कि क्लास में डिस्कस करेंगे, बट अभी क्लास का टाइम हो गया तो क्वेश्चन को डिस्कस नहीं करेंगे, बिकॉज़ क्वेश्चन आए हैं एग्जाम के अंदर, मैंने पहले ही दिखा दिए थे, आंसर क्लास में डिस्कस हो चुके हैं। आप कहेंगे तो ज्योग्राफी पे स्पेशल क्विज में ऐड करवा दूंगा, हालांकि मैंने ऑलरेडी क्विज ज्योग्राफी पे करवाई हुई है ना। तो टेलीग्राम पे भी क्विज है, कोर्स के अंदर भी आप जहां से करना चाहे कर सकते हैं। कोई डाउट यहां तक आ गया हो तो पूछ लीजिए, वरना टाइम हो गया, नेक्स्ट क्लास को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच कुमुद जी, आज मजा आ गया। पीपीटी बेस्ट अंकित भाई, थैंक यू सो मच। ओके बाय सर, ठीक है, सारे लोग भाई ही बोल रहे हैं तो बाय करते हैं और बुलाते हैं आपके नेक्स्ट टीचर को। बताइए फिर नेक्स्ट कौन आने वाला है, आप लोग जल्दी से नाम लिखिए जो नेक्स्ट आने वाला है, और जो नेक्स्ट